मैं शेख ही बघार रहा था कि मेरी हार्डवेयर दुकान में सचमुच हर चीज मिलती है। उन्होंने पहले मेरी शेल्फ पर रखे साधारण स्क्रू देखे, फिर उस मसालेदार हॉट पॉट को देखा जो मैंने अभी बेचा था, और उसके बाद सैनिटरी पैड्स को देखकर गहरी चुप्पी में डूब गए। तभी मुझे लगा कि अब मुझे झूठा कहा जाएगा, लेकिन तभी मुख्य विशेषज्ञ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, कॉमरेड, हम यहाँ स्क्रू खरीदने नहीं आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। मैं अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था और मुझे विरासत में एक डूबती हुई हार्डवेयर दुकान मिली थी। तभी अचानक मैंने एवरीथिंग इन स्टॉक सिस्टम को सक्रिय कर दिया। अब यहाँ हर चीज मौजूद थी, सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था और कोई भी ग्राहक कुछ भी मांगे, मेरा जवाब हमेशा सिर्फ एक शब्द होता था, हाँ। मैंने तो ऑनलाइन ये तक ऐलान कर दिया था कि 1000 युआन से कम कीमत की कोई भी चीज चाहिए तो वो मेरे पास जरूर मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो मैं 10 गुना पैसा वापस दूंगा। कल मेरी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई थी। इंटरनेट यूजर्स मुझे झूठा साबित करने के लिए ऑनलाइन इकट्ठा होकर आए थे और वो उम्मीद कर रहे थे कि मुझे दिवालिया कर देंगे। तभी एक युवक भीड़ को चीरते हुए आगे आया और बोला, बॉस, तुमने कहा था कि 1000 युआन से कम की कोई भी असली चीज मांगो, अगर तुम्हारे पास नहीं हुई तो 10 गुना पैसा वापस दोगे। क्या ये सच है? मैंने शांत होकर कहा, बिल्कुल सच है, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, अगर वो चीज मेरे पास हुई तो तुम्हें उसे बाजार कीमत पर खरीदना पड़ेगा। सिर्फ देखने आने वाले लोग मेरे बिजनेस का नुकसान करते हैं। उसने बिना हिचक जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, बस तुम्हारे पास वो चीज होनी चाहिए, हम जरूर खरीदेंगे। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारी दुकान में आखिर क्या क्या है। वहाँ मौजूद हर इंसान बेहद उत्साहित था और उनके चेहरों पर पूरा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। साफ पता चल रहा था कि यहाँ आने से पहले उन्होंने सैकड़ों अजीब और बेतुकी चीजों के बारे में सोच रखा था, जो किसी भी हार्डवेयर दुकान में होना नामुमकिन था। उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरे पास सच में हर चीज हो सकती है। मैंने लाइव स्ट्रीम पर तेजी से चल रहे कमेंट्स की तरफ नजर डाली और कैमरे की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। फिर शांत आवाज में कहा, ठीक है दोस्तों, अब हार्डवेयर स्टोर चैलेंज शुरू होता है। पहले चैलेंजर, अपनी चीज का नाम बताओ। जैसे ही मैंने ये कहा, सामने खड़ा बजकट हेयर वाला लड़का बेसब्री से आगे धक्का देकर आ गया। बॉस, ध्यान से सुनो, ये चीज सच में मौजूद है और बहुत मशहूर भी है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास एक है? जैसे ही उसने ये कहा, पूरी दुकान में डरावनी खामोशी छा गई। भीड़ एकदम जड़ हो गई और लाइव चैट भी एक पल के लिए रुक गई। यहाँ तक कि मेरे चेहरे की मुस्कान भी वहीं जमकर रह गई। मैंने सोचा था लोग शायद कोई मुश्किल चीज पूछेंगे, जैसे कोई बंद हो चुका पुराना खिलौना या कोई बेहद दुर्लभ प्रोफेशनल टूल। यहाँ तक कि अगर कोई गर्लफ्रेंड जैसी अजीब मांग भी करता तो उसके लिए भी मेरे पास जवाब तैयार था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहला आदमी आते ही ऐसा धमाका कर देगा। उसने शुरुआत ही उस हथियार से की थी जिसे लोग सिर्फ मिलिट्री चैनलों में देखते हैं। क्या हुआ बॉस? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पास हर चीज है। AK-47 कालाशनिकोव असॉल्ट राइफल, दुनिया की सबसे मशहूर बंदूक, ये असली चीज है ना? मैंने तुम्हारे नियम नहीं तोड़े, सही कहा ना? तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया, भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हार्डवेयर दुकान में ऐसी चीज मांग रहा है। मैं उसे घूरते हुए बोला, इसकी कीमत मैं कैसे तय करूं? पहले इसका सही बाजार मूल्य तो दिखाओ। वो लड़का एक पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि इस देश में ऐसी चीज की बाजार कीमत होना नामुमकिन था। कीमत छोड़ो, उसका नाम लेना तक जोखिम भरा था। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, बस बस, तुम मजाक कर रहे हो ना? निकलो यहाँ से, मेरे बिजनेस में बाधा मत डालो। अगला आए। कुछ पल की खामोशी के बाद लाइव चैट जोरदार हंसी से भर गई। मैं अगले ग्राहक की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। ग्राहक की मांग मिली, AK-47 असॉल्ट राइफल, आइटम पीछे वाले वॉल्ट में तैयार कर दिया गया है, क्या अभी आइटम निकालना है? मैं अंदर ही अंदर कांप उठा। क्या पागल हो गए हो? सच में तुम्हारे पास वो चीज है? अगर है भी, तब भी मैं उसे बेचने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या चाहते हो, मैं जवान उम्र में मर जाऊं और जिंदगी जेल में सड़ते हुए खत्म हो? उसे तुरंत वापस लो। अगर तुम्हें मरना है तो मुझे साथ मत घसीटो। तभी सिस्टम ने जवाब दिया, आइटम वापस ले लिया गया है। मैंने गहरी सांस ली और तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। फिर दरवाजे की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, अगला। पहले आदमी की हरकत देखने के बाद दूसरा ग्राहक थोड़ा सामान्य लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बॉस, क्या तुम्हारे पास मसालेदार हॉट पॉट है? उसके इतना कहते ही दुकान और लाइव चैट दोनों जोरदार हंसी से फट पड़े। हार्डवेयर दुकान में हॉट पॉट खरीदने आया है, बढ़िया मजाक है, किसी ने कहा। अब तो ये चीज इसके पास नहीं होगी, इंडस्ट्रियल सामान से बच गया।
लेकिन अब खाने वाली चीज में फंस गया। चलो देखते हैं बॉस क्या जवाब देता है। ऐसा तो नहीं कि पीछे पूरी रसोई बना रखी हो। वहाँ मौजूद हर इंसान अब सिर्फ तमाशा देखने के मूड में था। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं हार मान लूं और पैसे चुका दूं। लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट मैंने बस उस लड़के की तरफ हल्की नजर डाली और शांत आवाज में कहा, हाँ है मेरे पास। इतना कहकर मैं सिर हिलाते हुए दुकान के पीछे चला गया। सिस्टम के निर्देशों का पीछा करते हुए मैंने कोने में रखे एक इंसुलेटेड बॉक्स से बड़ा सा टेक अवे बॉक्स बाहर निकाला। वो डिब्बा अभी भी गर्म था और उसके ढक्कन की दरारों से तेज मसालेदार खुशबू बाहर फैल रही थी। मैंने वो बॉक्स सीधे काउंटर पर पटक दिया और खुशबू फैलते ही सबके मुंह में पानी आ गया। मैंने आराम से कहा, इसे मैंने अपने नाश्ते के लिए अभी अभी मंगवाया था, अभी तक छुआ भी नहीं है। ये डीलक्स कॉम्बो है जिसमें 5 सर्विंग बीफ, 3 सर्विंग ट्राइप और ढेर सारे मीट बॉल्स और सब्जियां हैं। बाजार कीमत 100 युआन। वहां खड़े लोग अविश्वास में मुझे देखते रह गए। सच में इसके पास था। वो लड़का कांपते हाथों से पेमेंट कोड स्कैन करने लगा और पूरे 100 युआन चुका दिए। फिर भारी हॉट पॉट उठाकर लाइन से बाहर निकल गया। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी सदमा साफ दिखाई दे रहा था। दुकान से बाहर जाने के बाद भी वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर इस दुकान का राज क्या है। मैंने बिना कोई भाव दिखाए अगले इंसान की तरफ देखा और कहा, अगला। पहले 2 मामलों को देखने के बाद बाकी लोग और ज्यादा सावधान और चालाक हो गए थे। तीसरा आदमी फैशनेबल कपड़ों में था और उसके बाल पीले रंग से रंगे हुए थे। साफ पता चल रहा था कि वो पूरी तैयारी करके आया है। वो मुस्कुराते हुए बोला, बॉस वो सब तो बहुत आसान था। अब मैं ऐसी चीज पूछूंगा जो किसी आदमी की हार्डवेयर दुकान में कभी नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे पास सैनिटरी पैड्स हैं? उसके इतना कहते ही लड़कों के बीच समझदार वाली हंसी फैल गई और लड़कियों ने आंखें घुमा लीं। सबको यकीन हो गया था कि अब मेरी जीत की लड़ी आखिर टूटने वाली है। लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। मैंने उसी पुराने अंदाज में जवाब दिया, हाँ है। इतना कहकर मैं फिर से आराम से दुकान के पीछे चला गया। कुछ देर बाद मैं आधे कद जितना बड़ा डिब्बा उठाए वापस बाहर आया और उसे जोर से जमीन पर रख दिया। फिर मैंने डिब्बा फाड़कर खोला। अंदर हर ब्रांड और हर तरह के सैनिटरी पैड्स करीने से रखे हुए थे। दिन वाले, रात वाले, एक्स्ट्रा लॉन्ग, कॉटन, मेस, सब कुछ मौजूद था। मैंने उनमें से एक पैकेट निकालकर सीधे काउंटर पर रखा और शांत आवाज में कहा, असल में मैं इन्हें जमा करके रख रहा था। असल में मैं इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए जमा करके रख रहा था। लेकिन चूंकि तुम्हें जरूरत है तो पहले तुम्हें ही बेच देता हूँ। पूरे 800 युआन होंगे। इतना सुनते ही हुआंग माओ लगभग रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे पूरा डिब्बा चाहिए। मैंने सिर्फ पूछा था कि तुम्हारे पास हैं या नहीं। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, तुमने पूछा था कि मेरे पास हैं या नहीं, और जैसे ही मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया, तुम्हें खरीदना पड़ेगा, यही नियम है। हुआंग माओ बेबस होकर अपना फोन निकालने लगा और झुंझलाते हुए पेमेंट कर दिया। फिर वो भारी डिब्बा सीने से लगाकर शर्मिंदगी में वहां से भाग गया, जबकि आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंस रहे थे। मैं अपने अकाउंट में हुई एक और बड़ी कमाई को देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। मैंने सिर उठाकर बाहर लगी लंबी लाइन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। लगातार 3 चौंका देने वाले मामलों ने पहले से शोर मचा रही भीड़ को अब थोड़ा बेचैन कर दिया था। लाइन में खड़े लोग जो पहले आराम से मजा ले रहे थे, अब पूरी तरह हैरान नजर आ रहे थे। उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उनके सामने खड़ा ये साधारण दिखने वाला युवा मालिक शायद सच में हर चीज का इंतजाम कर सकता है। अगला नंबर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़के का था, जिसकी पीठ पर बैग टंगा हुआ था और वो अभी काफी छोटा लग रहा था। उसने अपने चश्मे को ठीक किया, गला साफ किया और बोला, बॉस अब तक जो चीजें आपने निकाली हैं वो सब बहुत भौतिक थीं। अब मैं कुछ ज्यादा आध्यात्मिक और पूरी तरह असली चीज पूछूंगा। क्या आपके पास इस साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा है? उसके इतना कहते ही पूरी भीड़ ने एक साथ सांस खींच ली। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तो एके मांगने से भी ज्यादा पागलपन है। एके सिर्फ शारीरिक तबाही मचा सकती है, लेकिन अगर सच में इसके पास वो चीज हुई तो पूरा देश हिल सकता है। मेरी आंख हल्की सी फड़क गई। मैं तुरंत समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा था। वो अभी तक जारी न हुई असली परीक्षा की कॉपी मांग रहा था, वही चीज जो किसी को सीधे छिंगहुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकती थी। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। ग्राहक की मांग मिली, नेशनल यूनिफाइड कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, पूरे देश के सभी संस्करण, टॉप सीक्रेट। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ा। जाहिर है
मुझे अच्छी तरह पता था कि कौन सी सीमा पार नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे शब्दों से खेलना भी आता था। मैंने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहे उस लड़के की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, मेरे पास पिछले सालों की सारी असली कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं मौजूद हैं। लड़का तुरंत घबरा गया और हकलाते हुए बोला, न नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुमने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के पेपर ही तो मांगे थे। क्या पिछले सालों के असली परीक्षा पेपर कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं कहलाते? मेरे पास परीक्षा सिस्टम दोबारा शुरू होने के बाद से अब तक के सारे असली पेपर मौजूद हैं, पूरे डिटेल उत्तर और समझाइश के साथ। क्या बात है? या फिर तुम्हें वो चाहिए जो अभी तक जारी ही नहीं हुए? भाई, मैं किसी गैर कानूनी चीज में नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर मैं मुड़ा और स्टोरेज रूम की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद मैं किताबों से भरी एक ट्रॉली धकेलते हुए बाहर आया और उसे लड़के के सामने जोर से रोक दिया। वहाँ किताबों का इतना बड़ा ढेर था कि वो किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। 5 साल की परीक्षाएं, 3 साल की प्रैक्टिस, 1038 सेट्स, जरूरी सवाल, सब कुछ मौजूद था। वही चीजें जो छात्रों को रुला देती हैं और माता पिता को चुप करा देती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, चूंकि तुम्हें पढ़ाई का इतना शौक है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पूरा सेट तैयार कर दिया। इसमें सभी विषय हैं, चीनी भाषा, गणित, अंग्रेजी और साइंस। बेसिक से लेकर एडवांस तक कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अगर ये सब खत्म कर लिया तो सिर्फ सामान्य कॉलेज ही नहीं, बड़े बड़े टॉप कॉलेज भी तुम्हें लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने उंगली से पेमेंट कोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, और क्योंकि तुम इतने ईमानदार लग रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए एकदम गोल रकम रखता हूँ, पूरे 1000 युआन। बस यहाँ स्कैन कर दो। लड़के का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने उस कॉपी और किताबों के पहाड़ को देखा जो सच में उसे दबाकर मार सकता था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इतने लोगों के सामने बात कह देने के बाद उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर में वो बेचारगी भरे चेहरे के साथ कांपते हाथों से पेमेंट करने लगा। फिर सबकी सहानुभूति भरी नजरों के बीच वो सोचने लगा कि आखिर ज्ञान के इस पहाड़ को घर तक कैसे ले जाएगा। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और अंदर ही अंदर काफी खुश था। इस बार मैंने सिर्फ पैसे और पॉइंट्स ही नहीं कमाए थे, बल्कि एक भटके हुए छात्र को सही रास्ते पर लौटाने में भी मदद की थी। शायद इसे सच में अच्छा काम करना कहा जाता है। अगला चैलेंज भी जल्दी ही सामने आ गया। इस बार चमड़े की जैकेट पहने, पीछे की तरफ सेट किए बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी आत्मविश्वास से चलता हुआ आगे आया। उसने घमंडी अंदाज में कहा, बॉस, ये फैंसी चीजें रहने दो, मुझे कुछ असली चीज दो। 5 पैकेट लाखून सिगरेट निकालो। इतना कहने के बाद वो खुद ही मुस्कुराकर गुनगुनाने लगा। आखिर हार्डवेयर दुकान में सिगरेट कैसे बिक सकती थी? जाहिर सी बात थी, नहीं बिक सकती, क्योंकि उसके लिए खास टोबैको रिटेल लाइसेंस चाहिए होता है, और उस तरह का लाइसेंस हासिल करना बेहद मुश्किल होता है। किसी हार्डवेयर दुकान को ऐसा लाइसेंस मिलना लगभग नामुमकिन था। यानी कानून के हिसाब से वहां सिगरेट बेचना सीधा गैर कानूनी माना जाता। उस आदमी को लगा कि अब आखिरकार मेरे चेहरे पर परेशानी दिखाई देगी और मैं चुपचाप उसे 10,000 युआन का मुआवजा दे दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम बिजली की रफ्तार से काम कर रहा था। ग्राहक की मांग मिली, लाखून येशीहू सिगरेट 5 पैकेट। चेतावनी, तंबाकू बेचने के लिए वैध लाइसेंस जरूरी है, वरना ये गैर कानूनी होगा। मॉल सिस्टम उचित लाइसेंस खोज रहा है। खोज पूरी हुई। टोबैको रिटेल परमिट की कॉपी तैयार की जा सकती है। कीमत 5000 पॉइंट्स। मालिक के पास फिलहाल पर्याप्त पॉइंट्स मौजूद हैं। क्या एक्सचेंज शुरू किया जाए? मैंने मन ही मन कहा, शुरू करो। सामने खड़ा आदमी अब भी उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहा था, लेकिन मेरा जवाब सुनते ही वहाँ मौजूद हर इंसान दंग रह गया। मैंने शांत आवाज में कहा, चाहिए तो मिलेगा। भीड़ में तुरंत शोर मच गया। क्या सच में इनके पास ये भी है? क्या ये पागल हो गया है? यहाँ सिगरेट बेच रहा है? क्या इसे कानून की परवाह नहीं? क्या इसके पास सच में टोबैको लाइसेंस है? ये नामुमकिन है। किसी ने तो यहाँ तक चिल्ला दिया, इसे रिपोर्ट करो। लेकिन मैंने आसपास के हंगामे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सबकी शक भरी नजरों के बीच फिर से स्टोरेज रूम की तरफ चला गया। इस बार जब मैं बाहर लौटा तो मेरे एक हाथ में लाखून येशीहू सिगरेट के 5 पैकेट थे और दूसरे हाथ में फ्रेम में लगा हुआ एक सर्टिफिकेट था। मैंने सिगरेट और लाइसेंस दोनों को सीधे काउंटर पर रख दिया। वहां मौजूद लोग तुरंत झुककर उसे गौर से देखने लगे। वो सच में असली और पूरी तरह वैध टोबैको रिटेल लाइसेंस था। उस पर बिजनेस का नाम ओल्ड 6 हार्डवेयर स्टोर लिखा था। कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर यी फेंक का नाम दर्ज था और जारी होने की तारीख कल की थी। मध्यम उम्र के उस आदमी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने लाइसेंस को बार बार उठाकर जांचा,
लेकिन उसे उसमें एक भी कमी नहीं मिली। यहाँ तक कि मोहर और नंबर तक पूरी तरह असली लग रहे थे। मैंने आराम से कहा, 5 पैकेट, पूरे 1000 युआन। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए प्रीमियम येशीहू मंगवाया है। एक पैकेट 200 युआन का है। 5 पैकेट मिलाकर ठीक 1000 बनते हैं। न एक ज्यादा न एक कम, बिल्कुल परफेक्ट। वो आदमी पहले उस बेदाग लाइसेंस को देखता रहा, फिर असली सिगरेट के पैकेटों को। आखिर में उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने चुपचाप फोन निकाला और पेमेंट स्कैन कर दिया। सिगरेट लेकर वो आदमी पूरी तरह हारा हुआ चेहरा बनाकर वहां से चला गया। उसी पल से दुकान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अगर पहले लोग यहाँ मुझे झूठा साबित करने या सिर्फ तमाशा देखने आए थे, तो अब उनके दिल में सिर्फ हैरानी बची थी। अब तक उन्होंने जिन चीजों को नामुमकिन समझा था, यहाँ तक कि सबसे पागलपन भरी मांगें भी, वो सच में मेरी दुकान में मौजूद निकल रही थीं। लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता अब पागलों की तरह बढ़ चुकी थी और दर्शकों की जिज्ञासा पूरी तरह भड़क उठी थी। अब लोग सिर्फ मजे के लिए नहीं देख रहे थे। चैट में बैठे दर्शक लाइन में खड़े ग्राहकों को तरह तरह के अजीब और बेतुके आइडिया दे रहे थे। हर पल कोई नई और अकल्पनीय चीज सामने आ रही थी। अगली ग्राहक एक शांत सी दिखने वाली युवा लड़की थी। वो बाकी लोगों की तरह चैलेंज देने नहीं आई थी, बल्कि सच में कुछ खरीदना चाहती थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, बॉस, क्या आपके पास 1000 युआन में पालतू बिल्ली है? मैंने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ है। मैं उत्साह में तेजी से पीछे वाले स्टोरेज रूम की तरफ भागा। कुछ ही देर बाद मैं बेहद मुलायम फर वाली नीली आंखों की एक रैगडॉल बिल्ली को सावधानी से गोद में उठाकर बाहर लाया। छोटी सी बिल्ली लगातार धीरे धीरे म्याऊं कर रही थी। उसके बाद मैं पीछे से बिल्ली की रेत, 1 लीटर बॉक्स और इम्पोर्टेड कैट फूड का बड़ा बैग भी उठा लाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, लीजिए मिस, ये आपकी नई बिल्ली के लिए मेरा स्वागत उपहार समझिए। और अगर आपको कैट ट्री चाहिए तो वो भी मेरे पास है, असली लकड़ी वाला लग्जरी मॉडल। साफ दिखाई दे रहा था कि ये लड़की यहाँ किसी को परेशान करने या पैसे जीतने नहीं आई थी। वो बस सच में अपनी पसंद की एक प्यारी बिल्ली खरीदना चाहती थी। जैसे ही उसने उस प्यारी रैगडॉल बिल्ली को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और वो खुद को मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाई। उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत 1000 युआन पेमेंट कर दिए। फिर उत्साह से बोली, मैं कैट ट्री भी ले लूंगी, उसे रात में आकर ले जाऊंगी। इस तरह एक और 1000 युआन और एक बड़ी बिक्री पूरी हो गई। जब लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों ने ये सब देखा, तो उनका रिएक्शन हैरानी से बदलकर पूरी तरह प्रभावित होने में बदल गया। पालतू बिल्ली से शुरू होकर अगले चैलेंज लगातार और ज्यादा अजीब होते चले गए। लेकिन चाहे मांग कितनी भी पागलपन भरी क्यों न हो, मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता था, हाँ। और लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उत्साह के साथ लाइव स्ट्रीम की संख्या लगातार ऊपर चढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रॉकेट आसमान में उड़ रहा हो। शुरुआत के 10,000 दर्शकों से बढ़ते बढ़ते संख्या सीधे 50,000 पर जाकर स्थिर हुई। हर तरफ से फॉलो और गिफ्ट्स की बारिश होने लगी थी। लेकिन ठीक उसी समय जब स्ट्रीम अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर थी, चैट में अचानक एक नकारात्मक कमेंट दिखाई दिया, ये सब नकली है। जरा सोचो, कोई हार्डवेयर दुकान इतनी सारी चीजें कैसे रख सकती है? उन शब्दों ने मानो उबलते तेल में पत्थर फेंक दिया हो। पूरा माहौल तुरंत भड़क उठा। जो लोग शुरुआत से शक कर रहे थे, लेकिन भीड़ के जोश के कारण चुप थे, उन्हें जैसे अचानक अपनी टोली मिल गई। वो तुरंत कमेंट्स में कूद पड़े, बिल्कुल सही, ये सब पैसे लेकर अभिनय करने वाले लोग हैं, वरना हार्डवेयर दुकान में मसालेदार सूप और सैनिटरी पैड्स कौन बेचता है? कितना नकली लग रहा है। आखिर किसी ने तो सच बोला। मुझे तो बहुत पहले से शक था, इतनी सारी चीजें इतनी आसानी से कैसे मिल सकती हैं? जो मांगो वही उसके पास तैयार है। स्क्रिप्ट बहुत साफ दिखाई दे रही है। किसी ने लिखा, पहले वाले लोग जरूर उसके अपने आदमी थे। सिगरेट खरीदने वाला और बिल्ली खरीदने वाली लड़की, सब पहले से सेट था। फिर एक और कमेंट आया, यहाँ कोई आसपास रहता है क्या? मैं अगली सिटी में हूँ, बहुत तमाशा देख लिया। कौन कौन मेरे साथ चलकर इसे सामने से एक्सपोज करेगा? जैसे ही ये बात स्क्रीन पर आई, तुरंत ढेरों जवाब आने लगे। थोड़ी ही देर में योंग सिटी फ्रॉड एक्सपोज ग्रुप और स्क्रिप्ट पकड़ो चैट रूम्स जगह जगह बनने लगे। खुद को न्याय का योद्धा कहने वाले अनगिनत लोग इस कथित धोखे को उजागर करने के जोश में
अलग अलग दिशाओं से योंग सिटी के पुराने इलाके में मौजूद इस छोटी सी हार्डवेयर दुकान की तरफ निकल पड़े। और इस सब के दौरान मुझे इन बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। मैं तो बस सुबह के आखिरी चैलेंजर को विदा करके थोड़ा आराम करने ही वाला था। तभी मेरी नजर फोन स्क्रीन पर गई, जहां शक और गालियों से भरे कमेंट्स की बाढ़ उमड़ रही थी। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर तुरंत समझ गया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उन गुस्से से भरे कमेंट्स को देखकर मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा मैं हल्का सा हंस पड़ा। मैंने गला साफ किया, कैमरे की तरफ देखा और आत्मविश्वास से भरी शांत मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। दोस्तों, मैं चैट में उठ रहे सारे शक देख रहा हूँ और मैं आपकी शंका पूरी तरह समझ सकता हूँ। आखिर मेरी दुकान में जो कुछ हो रहा है वो सच में आम समझ से थोड़ा बाहर है। इसलिए मैं अब एक आधिकारिक घोषणा कर रहा हूँ। लाओलू हार्डवेयर में हर किसी का स्वागत है, चाहे वो मुझे एक्सपोज करने ही क्यों ना आए। पता है, योंग सिटी के पुराने इलाके की वुटोंग लेन नंबर 134, चाहे आप यहीं के रहने वाले हों या किसी दूसरी जगह से आए हों, आप सभी का यहाँ स्वागत है। और सुबह किया गया मेरा वादा दोपहर में भी पूरी तरह लागू रहेगा। जो भी फैन खुद यहाँ आएगा वो आज के नियमों के अनुसार मुझे चैलेंज दे सकता है। 1000 युआन से कम कीमत की कोई भी चीज मांगो, अगर मैं उसे निकाल नहीं पाया तो मैं अब भी 10 गुना पैसा वापस दूंगा। मेरे शब्द मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनमें ऐसा भरोसा था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। चैट में मुझे एक्सपोज करने की बातें करने वाले लोग भी मेरे जवाब से कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा असली इरादा क्या है। चैलेंजर्स को खुलेआम बुलावा देने के बाद मैंने सीधे लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए था ताकि मैं सुबह हुई इस सपने जैसी कमाई को ठीक से समझ सकूं। अकाउंट में दिख रही लंबी रकम को देखकर मेरे होंठ खुद ही ऊपर उठ गए और मैं किसी बड़े बच्चे की तरह मुस्कुराने लगा। सिर्फ एक सुबह में 20,000 युआन से ज्यादा। ये रकम तो इस दुकान की पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा थी। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, अगर ग्राहक तुमसे चीजें खरीद सकते हैं तो क्या मैं मालिक होने के नाते अपने लिए भी चीजें खरीद सकता हूँ? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, जब तक आपके पास पर्याप्त पॉइंट्स हैं। सिस्टम मॉल में मौजूद कोई भी चीज या स्किल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए खरीदी जा सकती है। कीमत होलसेल रेट के अनुसार होगी। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मुझे सुबह वाला वो आदमी याद आ गया जिसने एक मांगी थी, और सिस्टम का वो नोटिफिकेशन भी कि वो आइटम सच में तैयार हो चुका था। ये सोचकर मेरे शरीर में हल्की कंपी दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल मेरे अंदर उत्साह भर गया। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास काफी पॉइंट्स हों तो सिद्धांत रूप से मैं इस दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकता हूँ? दोपहर के ठीक 1 बजे के बाद दुकान के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। मैंने सिर उठाकर देखा तो 7-8 आदमी सीधे अंदर चले आ रहे थे। हर किसी के हाथ में फोन था या फिर उनके सीने पर गोप्रो कैमरा बंधा हुआ था। सारे कैमरे सीधे मेरी तरफ तने हुए थे और उन सब के आगे एक लंबा और मोटा आदमी चल रहा था। लंबा मोटा आदमी कैमरे की तरफ देखकर बोला, दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी न्यायप्रिय फ्रॉड एक्सपोज टीम आखिरकार लाओलू हार्डवेयर पहुंच चुकी है। अब हम इस ऑनलाइन ठग का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा मैं तुरंत खड़ा हो गया और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर बोला, अरे स्वागत है, स्वागत है, आप लोगों का दिल से स्वागत है। आइए अंदर आइए, बैठिए आराम से। 7-8 लोगों की वो टोली मेरे इतने गर्मजोशी भरे व्यवहार को देखकर खुद थोड़ी हैरान रह गई। लंबा मोटा आदमी नाक सिकोड़ते हुए बोला, ज्यादा नाटक मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने हंसते हुए कहा, पता है, बिल्कुल पता है। आप लोग मुझे एक्सपोज करने आए हैं ना? मैंने लाइव स्ट्रीम में साफ कहा था कि मैं इसका पूरी तरह स्वागत करता हूँ। मैंने फिर शांत आवाज में कहा, नियम सुबह वाले ही रहेंगे। 1000 युआन से कम कीमत की कोई भी असली चीज मांगो, अगर मैं उसे निकाल दूं तो मेरे बिजनेस का नुकसान रोकने के लिए आपको वो खरीदनी पड़ेगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? मेरा इतना आत्मविश्वास और पहले से भी ज्यादा सिद्धांतवादी रवैया देखकर वो लोग खुद थोड़े झिझक गए। लंबा मोटा आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने चालाकी से पूछा, क्या तुम्हारे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं? मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हाँ है। फिर वही पुराना अंदाज। ये देखकर उस मोटे आदमी के मन में पहली बार शक डगमगाने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैं बेहद खूबसूरत और महंगे दिखने वाले गिफ्ट बॉक्स को लेकर बाहर आया तो उसका दिल पूरी तरह बैठ गया। मैंने बॉक्स को काउंटर पर रखते हुए दुखी चेहरा बनाया और बोला, वाह भाई, तुम्हारी पसंद तो कमाल की है। मैं ये सीरम अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला था, लेकिन चूंकि तुम्हें जरूरत है तो दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें दे देता हूँ। यहाँ देखो,
100% असली माल, रिजल्ट की पूरी गारंटी। अगर खराब निकला तो वापसी भी मंजूर है। यहाँ स्कैन कर दो बॉस, दोस्ती वाला दाम सिर्फ 999। मोटे आदमी ने मुझे आंख मारते हुए देख लिया। क्या मैं सच में दुखी लग रहा था? बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं तो साफ तौर पर किसी नए शिकार को फंसाकर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। वो आदमी गुस्से से जल उठा, लेकिन मजबूरी में उसे पैसे देने पड़े। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगला फ्रॉड एक्सपोजर योद्धा कृपया आगे आइए। पहला शिकार गिरते ही बाकी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग अब तक यकीन करने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक ने दांत भींचकर कहा, मुझे भरोसा नहीं कि इसके पास सच में सब कुछ है। इस ऑनलाइन जोकर को एक्सपोज करने के लिए अब मैं पूछूंगा। फिर उसने शर्म से लाल होते हुए कहा, बॉस मुझे एक डॉल चाहिए। उसके इतना कहते ही मैं सच में कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मुझे यूं चुप देखकर उसे लगा कि आखिरकार उसने मुझे फंसा लिया है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने उंगली ऊपर उठाई और मुस्कुराकर कहा, है मेरे पास। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और स्टोरेज रूम में चला गया। इस बार जब मैं लौटा तो मेरे हाथ में आदमी जितना लंबा एक बड़ा सा डिब्बा था। मैंने उसे जोर से जमीन पर पटका, फिर डिब्बे पर बनी बेहद आकर्षक लड़की की तस्वीर पर उंगली रखकर जमे हुए उस लड़के को आंख मारी और कहा, भाई जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। ये सबसे नया एक के बराबर एक असली जैसा मॉडल है, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ। इसमें मल्टी मोड स्मार्ट हीटिंग सिस्टम है, बेहतरीन क्वालिटी की पूरी गारंटी, बिल्कुल नया अनुभव देने वाला, और कीमत है ठीक 1000 युआन। बस यहाँ स्कैन कर दो। इतना सुनते ही उस लड़के का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी हार्डवेयर दुकान में ऐसी चीज मिल सकती है। उसके दोस्त हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो बेचारा लगभग रोते हुए पेमेंट करने लगा। पैसे देने के बाद वो बस यही सोच रहा था कि दिन दहाड़े पुराने मोहल्ले की सड़क पर इस राज को कैसे उठाकर ले जाएगा। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर मुस्कुराते हुए पूछा, और कोई चैलेंजर है? अपने दो दोस्तों को देखकर, जिनमें एक के हाथ में खुद से लंबा डॉल बॉक्स था और दूसरा स्किन केयर प्रोडक्ट पकड़े शर्म से झुका खड़ा था, बाकी फ्रॉड एक्सपोजर टीम का सारा आत्मविश्वास टूट चुका था। वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे अब पीछे हटने का बहाना ढूंढ रहे हों। तभी सांवली त्वचा वाला जैकेट पहने एक अधेड़ आदमी काफी देर झिझकने के बाद बोला, बॉस क्या आपके पास फिशिंग रॉड है? अगर होगी भी तो ज्यादा से ज्यादा मुझे खरीदनी पड़ेगी। नया फिशिंग गियर कभी बेकार नहीं जाता। मैंने पूछा, गटलर रॉड चाहिए या सी रॉड? उसने जवाब दिया, हैंड रॉड। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, 1 मिनट। फिर मैं उसी अथाह लगने वाले स्टोरेज रूम की तरफ मुड़ गया। कुछ ही देर बाद मैं बेहद खूबसूरती से पैक की हुई बिल्कुल नई कार्बन हैंड रॉड लेकर बाहर आया। दूसरे हाथ में उससे मैच करता नया लाइन सेट था, हुक, फ्लोट और सिंकर, सब कुछ पूरी तरह तैयार। मैं उसके सामने पहुंचकर मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई आज तो आपकी किस्मत खुल गई। ये मेरी दुकान का आखिरी पीस है, ग्वांगवेई लिमिटेड एडिशन बैटल रॉड, और इसके साथ ये प्रो लाइन सेट भी। उसके साथ ये प्रो लाइन सेट भी है, पूरे 1000 युआन का कॉम्बो। यहाँ स्कैन कर दीजिए। मैंने सीधे उसके सामने QR कोड रख दिया। मेरे चेहरे की मुस्कान खिलते हुए सूरजमुखी जैसी चमक रही थी। तभी उस पूरी टोली को आखिरकार एक बात समझ में आ गई, चाहे किसी चीज की असली कीमत कुछ भी हो, मेरे पास हमेशा कोई न कोई तरीका होता था कि उसे 1000 युआन के कॉम्बो में बदल दूं। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि मुश्किल सवाल पूछने का नतीजा सिर्फ शर्मिंदगी होता है। उनके पीछे खड़ा एक दुबला पतला युवक आंखें घुमाते हुए आगे आया। उसने अपने भूखे पेट पर हाथ फेरा और चालाकी से बोला, बॉस मुझे फ्राइड नूडल्स चाहिए। मैंने तुरंत जवाब दिया, हमारे पास डीलक्स सी फूड फ्राइड नूडल्स हैं, एबालोन और लॉबस्टर बेस के साथ, जितना चाहो खाओ, सिर्फ 298 युआन। यहाँ स्कैन कर दो। फिर मैंने थर्मल बॉक्स में से समुद्री खाने से भरे नूडल्स बाहर निकाले। वो लड़का एकदम हैरान रह गया। पीछे खड़े लोगों की आंखें तुरंत चमक उठी। आखिर खाना कितना महंगा हो सकता है? चावल का कटोरा तो 1000 युआन का नहीं होगा ना? वैसे भी सब लोग इतनी दूर से आए थे और अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं खा लिया जाए। और इसी के साथ माहौल पूरी तरह अजीब दिशा में बदल गया। जिस दुकान में मशीन ओनेल की गंध आनी चाहिए थी, वहाँ अब तरह तरह के खाने की खुशबू फैल रही थी। एक्सपोज करने आई टोली ने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। अब वो लोग काउंटर के आसपास खड़े होकर किसी बुफे रेस्टोरेंट की तरह खुशी खुशी खाना खाने लगे। सबके पेट भर जाने के बाद टोली का नेता, वही लंबा मोटा आदमी, जोर से डकार लेते हुए मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, भाई मान गए तुम्हें, अब कुछ मत कहो। मैं सच में तुम्हारे उस बैकरूम से प्रभावित हो गया हूँ।
वो किसी जादुई थैले जैसा है। क्या ऐसी कोई चीज भी है जो तुम्हारे पास नहीं? मैं मुस्कुराकर बोला, आप लोग तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ से लौटने के बाद मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मेरा नाम सब जगह फैलाइएगा। उसने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, ये काम हम पर छोड़ दो। आज का वीडियो हम जैसा है वैसा ही पोस्ट करेंगे, एक शब्द भी नहीं बदलेंगे। बाकी लोग भी तुरंत बोले, हाँ, हम तुम्हें शानदार रिव्यू देंगे। सिर्फ इस खाने के लिए ही ये पूरी यात्रा वसूल हो गई। इसके बाद एक्सपोज करने आई वो अग्रिम टीम पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चली गई और ज्यादा समय नहीं लगा, उनके बयान और वीडियो तेजी से इंटरनेट पर फैलने लगे। उन्होंने अपना वादा निभाया और हर चीज को पूरी सच्चाई के साथ पोस्ट किया। इस उल्टे पड़ चुके पब्लिक रिलेशन दांव के बाद माहौल पूरी तरह बदलने लगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंटरनेट पर मौजूद ज्यादातर शक करने वाले लोग आखिरकार मेरी काबिलियत पर भरोसा करने लगे। लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी चिंता कुछ और थी। मुझे जल्दी से जल्दी बाकी के 60,000 पॉइंट्स कमाकर लेवल 2 तक पहुंचना था, क्योंकि मैं बेहद उत्सुक था ये जानने के लिए कि लेवल 2 के मॉल में आखिर कैसी शानदार चीजें मिलने वाली हैं। शाम होते होते मुझे एक फैन का डायरेक्ट मैसेज आया, बॉस, मैं दूसरे शहर से हूँ। आपकी लाइव स्ट्रीम देखकर मुझे इतनी भूख लग गई कि अब वो सी फूड नूडल्स खाने का मन कर रहा है। क्या आप उसे डिलीवर कर सकते हैं? वो मैसेज मेरे दिमाग पर बिजली की तरह गिरा। सही बात, अगर फैंस को जरूरत हो तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी भेज सकता हूँ। आखिर मुझे अपने ग्राहकों को सिर्फ योंग सिटी तक सीमित रखने की क्या जरूरत थी? वो पूरे देश से हो सकते थे, यहाँ तक कि पूरी दुनिया से भी। जैसे ही ये ख्याल आया, मैं तुरंत बिस्तर से उछलकर उठा और नया वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप सबके समर्थन के लिए धन्यवाद। अब लाओलू हार्डवेयर ऑनलाइन ऑर्डर भी स्वीकार करता है। पूरे देश में डिलीवरी शुरू हो चुकी है। आप कहीं भी रहते हो, अगर वहां कुरियर पहुंच सकता है तो 1000 युआन से कम कीमत की कोई भी कानूनी चीज डायरेक्ट मैसेज के जरिए ऑर्डर की जा सकती है। फिलहाल हम सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बेफिक्र होकर खरीदारी कीजिए। और क्योंकि डिलीवरी सर्विस अभी शुरू हुई है, इसलिए अभी आपको शिपिंग फीस खुद देनी होगी। लेकिन जैसे ही ऑर्डर बढ़ेंगे, मैं आप लोगों के लिए बेहतर बल्क रेट तय करवा दूंगा। वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं सिस्टम में रिमोट ऑर्डर संभालने और सामान पैक करके भेजने के तरीकों के बारे में रिसर्च करने लगा। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैंने दुकान का शटर खोला, मैंने दरवाजे पर 2 लोगों को कैमरा लेकर शूटिंग करते देखा। पहले तो मुझे लगा कि वो सामान्य पर्यटक होंगे, लेकिन फिर उन्होंने कैमरा सेट किया और बेहद प्रोफेशनल अंदाज में इंट्रो शुरू कर दिया। असली डील या नकली खेल? आज हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे, आज हम जा रहे हैं एक हार्डवेयर स्टोर में। इतना कहकर ओल्ड तांग खुद ही हंस पड़ा। उसने हाथ हिलाकर कहा, बस बस, ये सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है, यहाँ तक कि मुझे खुद ये सब पागलपन जैसा लग रहा है। कैमरामैन ली ने तुरंत कैमरा दुकान के पुराने और मौसम से घिस चुके साइन बोर्ड पर फोकस कर दिया। तांग ने गहरी सांस ली और उस मशहूर लाओलू हार्डवेयर स्टोर के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, धातु की गंध और दूसरी मिली-जुली खुशबुओं का अजीब मिश्रण हवा में फैल रहा था। मशीन ओनेल और लकड़ी की बुरादे की मिली-जुली गंध सीधे उसकी नाक में घुस गई। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो भाइयों, क्या चाहिए आपको? तांग ने इधर उधर देखते हुए पूछा, बॉस, क्या यहाँ खाना भी ऑर्डर किया जा सकता है? मैंने मन ही मन सोचा, ऑनलाइन ऑर्डर शुरू करने के तुरंत बाद ही कोई प्रोफेशनल आ गया। लगता है अब मैं सच में मशहूर होने लगा हूँ। मैंने आराम से जवाब दिया, बिल्कुल, क्या खाना चाहेंगे आप लोग? तांग ने उत्सुक होकर पूछा, कोई मेन्यू वगैरह है क्या? मैंने सिर हिलाकर कहा, मेन्यू नहीं है, आखिर ये हार्डवेयर स्टोर है, लेकिन आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी खाना, कोई भी डिश। अगर आप उसका नाम बता सकते हैं तो मैं उसे बना सकता हूँ, और अगर नहीं बना पाया तो मैं उसकी कीमत का 10 गुना वापस दूंगा। मेरी ये बात सुनते ही तांग की आंखें चमक उठीं। एक प्रोफेशनल फूड व्लॉगर होने के नाते उसे ऐसे आत्मविश्वासी दुकान मालिक बेहद पसंद थे। मालिक जितना ज्यादा आत्मविश्वासी होता, डिश उतनी ही पागलपन भरी होती और कंटेंट उतना ही मजेदार बनता। उसने आदतन पूछा, सच में लड़के? मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये वीडियो इंटरनेट पर जाएगा, सोच समझ कर बोलना, अपनी प्रतिष्ठा मत खराब कर लेना। मैंने हंसते हुए कहा, प्रतिष्ठा? ये तो हार्डवेयर स्टोर है भाई, कौन सी प्रतिष्ठा? और वैसे भी मैं कोई कैटरर नहीं हूँ। खाना खरीदने की जिद तो आप लोग कर रहे हैं, मैं पैसे कमाने से मना थोड़ी करूंगा, वो तो बेवकूफी होगी। मेरी इतनी सीधी और साफ बात सुनकर तांग मुस्कुरा पड़ा
और उसके मन का आखिरी शक भी खत्म हो गया। उसने कहा, चूंकि तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है तो मैं भी अब संकोच नहीं करूंगा, लेकिन पहले तय कर लेते हैं, अगर तुम डिश नहीं बना पाए या खाना खराब हुआ तो मैं वीडियो में सच सच बोलूंगा। मैंने बिना हिचके जवाब दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तांग कैमरे की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, ये लड़का काफी दिलचस्प है। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही थी। वो तेजी से अपने दिमाग में मेन्यू तैयार करने लगा, क्योंकि अब जब ये युवा मालिक इतना आत्मविश्वास दिखा रहा था तो उसे सच में मुश्किल चैलेंज देना बनता था। वो देखना चाहता था कि आखिर इस हार्डवेयर स्टोर के रहस्यमयी बैकरूम से क्या क्या निकल सकता है। कुछ देर सोचने के बाद ओल्ड टैंग ने एक उंगली उठाई और बोला, पहली डिश, बुद्धा जंप्स ओवर वॉल। जैसे ही उसने ये नाम लिया, उसने सीधे चीनी शाही दावतों की सबसे हाई लेवल डिश में से एक मांग ली। ये डिश बेहद जटिल होती है और इसमें महंगे तथा दुर्लभ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। इसे सही तरीके से बनाने के लिए आग और समय पर जबरदस्त पकड़ चाहिए होती है। आम रेस्टोरेंट तक इसे ठीक से नहीं बना पाते। फिर हार्डवेयर स्टोर की तो बात ही अलग थी। कैमरामैन शियाओली ने तुरंत कैमरा मेरी तरफ घुमा दिया और सीधा क्लोजअप शॉट लेने लगा। वो मेरे चेहरे पर डर, घबराहट या चिंता का कोई भी निशान पकड़ना चाहता था, लेकिन मैंने बस शांत होकर सिर हिलाया और उसे आगे बोलने का इशारा कर दिया। ओल्ड तांग अंदर ही अंदर मेरी स्थिरता की तारीफ करने लगा। उसने फिर कहा, ठीक है, अगली डिश क्लियर सूप में उबली हुई पत्ता गोभी। देखने में ये डिश जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक है। इसे सिचुआन सूप डिशेस का शिखर माना जाता है। इसकी असली जान उस साफ दिखाई देने वाले लेकिन बेहद प्रीमियम शोरबे में होती है। और सच कहें तो इसे बनाना बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल से भी ज्यादा मुश्किल है। उसने कुछ पल सोचकर कहा, चलो 2 चीनी डिश काफी हैं, अब 2 वेस्टर्न डिश जोड़ते हैं, ट्रफल फोई ग्रा बेक्ड स्नेल्स और बीफ वेलिंगटन। असल में तांग खुद एक वेस्टर्न कुजीन शेफ था, इसलिए पश्चिमी खाने के मामले में वो सच में प्रोफेशनल था, खासकर बीफ वेलिंगटन, क्योंकि वो डिश शेफ की असली काबिलियत को परखती है। पेस्ट्री की परत, मशरूम डक्सेल और स्टेक के सही पकाव में जरा सी गलती भी पूरी डिश खराब कर सकती थी। उसने जो 4 डिश चुनी थीं, उनमें चीनी और पश्चिमी दोनों स्टाइल शामिल थे और वो दुनिया की सबसे कठिन कुकिंग तकनीकों में गिनी जाती थीं। सीधी बात ये थी कि उसने मुझे एक बेहद मुश्किल परीक्षा थमा दी थी। लेकिन ओल्ड टांग के लगभग उकसाने वाले मेन्यू को सुनने के बाद भी मेरे चेहरे पर जरा सी चिंता नहीं आई, क्योंकि उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज चुका था। ग्राहक का मेन्यू मिला, बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल, क्लियर सूप में उबली पत्ता गोभी, ट्रफल फोई ग्रा बेक्ड स्नेल्स और बीफ वेलिंगटन। सभी डिश एलवी स्टोर रेंज में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। हर डिश की कीमत 1000 युआन से कम है। बैक किचन सभी डिश संभाल सकता है। ये सुनते ही मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया। मैंने ओल्ड तांग की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, पहले ही बता दूं, ये डिश सस्ती नहीं है। तांग ने बिना झिझके जवाब दिया, कीमत से फर्क नहीं पड़ता, बस खाना उसकी कीमत के लायक होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कमी भी हुई तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ स्वाद के आधार पर सबसे निष्पक्ष रिव्यू दूंगा। मैंने सिर हिलाया और पूछा, ठीक है, यहीं खाओगे या पैक करवाओगे? ओल्ड तांग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने शेल्फ पर रखी इलेक्ट्रिक ड्रिल्स और पाइप रिंच देखे, फिर हवा में फैली धातु की खास गंध को महसूस किया। ओल्ड तांग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसने हंसते हुए कहा, पहली बार किसी हार्डवेयर स्टोर में बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल ऑर्डर किया है। अब यहाँ आए हैं तो यहीं बैठकर खाना भी चाहिए। असल में वो उस पागलपन भरे विरोधाभास का मजा लेना चाहता था। उसने कुर्सी खींचते हुए कहा, हम यहीं खाएंगे। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है। फिर मैं मुड़कर पीछे वाले स्टोरेज रूम में चला गया। मेरे अंदर जाते ही ओल्ड टांग और शियाओली दुकान के चारों तरफ कैमरा घुमाकर शूटिंग करने लगे। वो इस ऐतिहासिक पल को पूरी तरह रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुश्किल से कुछ मिनट ही शूट किया होगा कि तभी मैं स्टोरेज रूम से वापस बाहर आ गया। मेरे हाथ में एक बड़ा ट्रे था और उस पर ठीक 4 डिश रखी हुई थीं। उनमें से एक ढक्कन से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल की तेज खुशबू बाहर फैल रही थी। दूसरी तरफ एक क्रिस्टल जैसी साफ सूप की कटोरी थी, जिसके बीचों बीच सिर्फ पत्ता गोभी का एक टुकड़ा तैर रहा था। तीसरी प्लेट में गर्म काले ट्रफल से ढके हुए बेक्ड स्नेल्स थे और चौथी तरफ पेस्ट्री में पूरी तरह लिपटा हुआ बीफ वेलिंगटन रखा था, जिसके अंदर का हल्का गुलाबी रंग
बेहद लुभावना दिखाई दे रहा था। चारों डिश देखने में, प्लेटिंग में और खुशबू में पूरी तरह बेदाग लग रही थीं। ओल्ड टांग और शियाओली दोनों वहीं जमे रह गए। इतना जल्दी? क्या 2 मिनट भी हुए थे? ओल्ड टांग ने एक बार मेरी तरफ देखा। मैं अब भी काउंटर के पीछे उसी शांत और मासूम चेहरे के साथ खड़ा था। फिर वो कैमरे की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में शिकायत करने लगा। इतनी जल्दी बना दिया? मुझे तो लग रहा है कि ये सब पहले से तैयार था और बस गर्म करके ले आया है। स्वाद शायद खास नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहले चक्कर देखते हैं। इतना कहकर उसने खुद को संभाला और चखने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले उसने बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल की तरफ हाथ बढ़ाया। बर्तन छोटा और बेहद नाजुक था, आकार में छोटा लेकिन देखने में बेहद शानदार। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, गाढ़ी और समृद्ध खुशबू एकदम से बाहर फैल गई। उसकी महक इतनी तेज थी कि सीधे दिमाग तक पहुंच रही थी। ओल्ड टांग ने गहरी सांस ली और तुरंत समझ गया कि इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल असली और उच्च स्तर के हैं। हालांकि इतनी जल्दी तैयार होने के कारण उसे इस डिश से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने चम्मच से थोड़ा सूप निकाला। सूप सुनहरे रंग का और बेहद गाढ़ा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने उसे मुंह में डाला, अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। वो ऐसा स्वाद था जिसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की सारी ताजगी और पहाड़ों के सारे दुर्लभ स्वाद एक ही घूंट में समा गए हों। सी ककम्बर बेहद मुलायम था। एबालोन सही मात्रा में चबाने वाला और काली मिर्च की हल्की तीखी खुशबू सब कुछ एक साथ जोड़ रही थी। हर स्वाद दूसरे के साथ इतनी खूबसूरती से घुला हुआ था कि कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ रहा था। परत दर परत स्वाद खुलता जा रहा था और पूरी तरह उसकी इंद्रियों पर कब्जा कर चुका था। ओल्ड टांग खुद को रोक नहीं पाया और उसके मुंह से संतुष्टि भरी आवाज निकल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ पल तक उस स्वाद का आनंद लेता रहा। फिर धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। उसने उत्साह से कहा, ये सूप कमाल का है। इसकी ताजगी एमएसजी या सस्ते चिकन पाउडर से नहीं आई। ये उन उच्च गुणवत्ता वाले इंग्रेडिएंट्स से आई है जिन्हें लंबे समय तक धीरे धीरे पकाया गया है। देखो, एबालोन बिल्कुल सही तरीके से पका है। सी ककम्बर इतना पारदर्शी है कि मुंह में जाते ही घुल रहा है। ये डिश सच में बेहद शानदार तरीके से बनाई गई है। इसके बाद वो लगातार इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग लेवल, स्वाद और हर छोटी बड़ी बात पर बोलता ही चला गया। उसने बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल की खुलकर तारीफ की और आखिर में पूरा कटोरा खत्म कर दिया। कटोरा खत्म होते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर की ऊर्जा की नाड़ियां खुल गई हों। उसका बेहद नखरीला फूडी स्वाद पूरी तरह जीत लिया गया था। कुछ देर तक स्वाद का असर महसूस करने के बाद उसकी नजर तेजी से उस साफ सूप वाली कटोरी पर जाकर टिक गई जिसमें सिर्फ पत्ता गोभी का एक टुकड़ा तैर रहा था। पहली डिश ने उसे इतना ज्यादा चौंका दिया था कि अब इस पत्ता गोभी वाले सूप से उसकी उम्मीदें कई गुना बढ़ चुकी थीं। मुझे अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ सिर्फ मजे के लिए आया हूँ, लेकिन अब सच कहूँ तो मैं यहाँ सीखने आया हूँ। अगर बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल इतना शानदार है, तो फिर ये साधारण दिखने वाला पत्ता गोभी का सूप भी कमाल का ही होगा। उसने बहुत सावधानी से थोड़ा सूप चम्मच में भरा। सूप पूरी तरह साफ था। उसमें तेल या किसी भी तरह की गंदगी की एक बूंद तक नहीं थी। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, उसकी आंखें फिर से फैल गईं। वाह, ये सूप बेहद शुद्ध और गहरा है। स्वाद ताजा है लेकिन बिल्कुल फीका नहीं। सूप पीने के बाद उसके पूरे मुंह में मीठा सा आफ्टर टेस्ट रह गया, लेकिन जरा भी भारीपन महसूस नहीं हुआ। उसने तुरंत पत्ता गोभी की तरफ देखा। इसमें सिर्फ सबसे मुलायम अंदर वाला हिस्सा इस्तेमाल किया गया था। उसे शोरबे में बिल्कुल सही समय तक पकाया गया था, जिससे पत्ता गोभी की प्राकृतिक मिठास पूरी तरह बनी हुई थी और उसी के साथ उसने पूरे स्वादिष्ट शोरबे को भी अपने अंदर सोख लिया था। ओल्ड टांग उत्साह से बोला, इस डिश की असली ताकत इसकी सादगी में है। स्वाद देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई अविश्वसनीय है। यही वो चीज है जो शेफ की असली काबिलियत दिखाती है। 2 सबसे कठिन चीनी डिशेज के बाद अब बारी थी दोनों वेस्टर्न डिश की। ओल्ड टांग अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने तुरंत बेक्ड स्नेल्स का एक टुकड़ा काटा और ऊपर लगी ट्रफल फोई ग्रा सॉस के साथ खा लिया। स्नेल्स में शानदार उछाल था। फोई ग्रा बेहद गाढ़ा और मुलायम था, जबकि ब्लैक ट्रफल की खुशबू
अलग ही स्तर की थी। ये सारे स्वाद उसके मुंह में मिलकर ऐसा अनुभव दे रहे थे जो बेहद शानदार और विलासितापूर्ण था। उसके बाद उसने बीफ वेलिंगटन काटा। उस डिश में भी एक भी कमी नहीं थी। बाहर की पेस्ट्री सुनहरी और कुरकुरी थी। बीच की मशरूम सॉस मुलायम और हल्की नमकीन थी। अंदर का फिले स्टेक बिल्कुल परफेक्ट मीडियम तक पका हुआ था। जैसे ही उसने उसे काटा, रस बाहर निकल पड़ा। स्टेक इतना मुलायम था कि लगभग मुंह में घुल रहा था और उसमें बीफ का गहरा स्वाद पूरी तरह भरा हुआ था। ओल्ड तांग लगातार खाता रहा और कैमरे की तरफ उत्साह से बोलता गया। मैं बिना बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूँ, मैं डींगे नहीं मार रहा। इस हार्डवेयर दुकान का वेस्टर्न खाना सच में बेहद शानदार है। फिर उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगर पूरी बात का निष्कर्ष निकालूं तो ओल्ड लू हार्डवेयर ने मुझे मेरे पूरे करियर का सबसे बड़ा झटका दिया है। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा कि इस जगह को आखिर किस तरह परिभाषित करूं, लेकिन यहाँ का चीनी और वेस्टर्न दोनों तरह का खाना टॉप लेवल का है। अगर आपको कीमत की परवाह नहीं है तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। मैं दिल से ओल्ड लू हार्डवेयर की सिफारिश करता हूँ। इतना कहकर ओल्ड तांग मुड़ा और काउंटर के पीछे खड़े मुझसे जोर से बोला, बॉस, बिल बना दो। बिल की कीमत तो मैं पहले ही अपने दिमाग में देख चुका था। सिस्टम ने कुल रकम बता दी थी, पूरे 1799 युआन। रकम सुनकर ओल्ड तांग खुद थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इतनी शानदार डिशेज के हिसाब से ये कीमत सच में ज्यादा नहीं थी। उसने खुशी खुशी पेमेंट कर दिया। जाने से पहले ओल्ड तांग ने उस छोटी लेकिन भीड़ से भरी दुकान को आखिरी बार गहरी नजरों से देखा। फिर मुस्कुराकर बोला, सुनो लड़के, जरूरत पड़े तो अपनी दुकान बड़ी कर लेना। मुझे पूरा यकीन है जैसे ही ये वीडियो बाहर जाएगा तुम्हारी दुकान लोगों से कुचल जाएगी। मैं तुरंत समझ गया कि तांग क्या कहना चाहता था। फूड वर्ल्ड में उसका प्रभाव काफी बड़ा था। एक बार उसका वीडियो इंटरनेट पर फैल गया तो खाने के शौकीन लोग, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक कि प्रोफेशनल शेफ भी यहाँ आने लगेंगे। उस समय ये छोटी सी हार्डवेयर दुकान सच में लोगों से भर जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरा दुकान बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। आखिर पूरा काम अकेले मैं ही संभाल रहा था। अभी के ग्राहक ही मुझे काफी थका देते थे। अगर रोज दर्जनों या सैकड़ों लोग लाइन लगाकर ऑर्डर देने लगे तो मैं सच में टूट जाऊंगा। सिर्फ ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और जहाँ तक स्टाफ रखने की बात थी, वो तो बिल्कुल नामुमकिन था। अगर किसी कर्मचारी को गलती से पता चल गया कि उसका बॉस जादू जैसी ताकतें इस्तेमाल करता है तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो सकती थी। लेकिन शुक्र था कि मैंने पहले से एक बैकअप प्लान सोच रखा था। अगर ओल्ड टांग के वीडियो की वजह से मेरी छोटी दुकान सच में वायरल हो जाती तो मैं उसी लोकप्रियता का इस्तेमाल हंगर मार्केटिंग के लिए करता। हर दिन सिर्फ सीमित ग्राहकों को ही सेवा देता या फिर पूरी तरह रिजर्वेशन सिस्टम पर चला जाता। पैसा कमाना जरूरी था, लेकिन मैं उसके लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। आखिर दुनिया का सारा पैसा कभी कमाया नहीं जा सकता, लेकिन इंसान की जिंदगी सिर्फ एक ही होती है। और आखिरकार सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जैसे ही ओल्ड टांग ने अपना वीडियो पोस्ट किया, वो इंटरनेट पर धमाके की तरह फैल गया। वीडियो के वायरल होते ही मेरी जिंदगी पर अचानक सफलता का तूफान टूट पड़ा। शुरुआत में सिर्फ कुछ ज्यादा लोग उत्सुकता में दुकान पर आने लगे, लेकिन जैसे जैसे वीकेंड में मामला और गर्म हुआ, हालात पूरी तरह बदल गए। सोमवार की सुबह मैंने हमेशा की तरह दुकान खोली, लेकिन बाहर का नजारा देखकर मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने अविश्वास से बाहर झांका और बुदबुदाया, रुको, इतने सारे लोग क्यों हैं? जो सड़क पहले इतनी शांत रहती थी कि वहां कुत्ता तक नजर नहीं आता था, आज वही सड़क लोगों की भीड़ से पूरी तरह भर चुकी थी। मेरी दुकान के दरवाजे से शुरू होकर लाइन सीधे गली के आखिर तक पहुंच चुकी थी। फिर वहां से मोड़ काटकर कई 100 मीटर आगे तक चली गई थी। जहां भी नजर जाती सिर्फ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। खड़े होने की हर छोटी बड़ी जगह पूरी तरह भरी हुई थी। हालत तो गोल्डन वीक के दौरान मशहूर पर्यटन स्थलों से भी ज्यादा पागलपन भरे लग रहे थे। यहाँ तक कि गली के बाहर ट्रैफिक पुलिस तक आ चुकी थी और ट्रैफिक संभाल रही थी। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मुझे पता था कि दुकान लोकप्रिय होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने बेकाबू हो जाएंगे। ये बिजनेस कम और त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ ज्यादा लग रही थी। जैसे ही लोगों ने दुकान का शटर खुलते देखा
और मैं बाहर आया। पूरी भीड़ अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो आ गया। सच में वही है, वीडियो जैसा ही दिखता है। बॉस, मुझे बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल चाहिए। चारों तरफ से लगातार आवाजें गूंजने लगीं। उसी समय अनगिनत फोन, कैमरे और फ्लैश सीधे मेरी तरफ मुड़ गए। मैं दरवाजे पर खड़ा का खड़ा रह गया और मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया घूमने लगी हो। मैं मन ही मन बुदबुदाया, किस्मत सच में सिर पर टूट कर गिरी है। लेकिन अब मैं इतने लोगों को संभालूं कैसे? मेरा दिमाग लगभग 2.5 सेकंड तक पूरी तरह खाली हो गया। इतनी देर बाद जाकर मैं उस शोर मचाती भीड़ से खुद को संभाल पाया और धीरे धीरे होश में लौटा। मैंने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में फिर से दृढ़ता लौट आई। मैं तुरंत मुड़ा और दुकान के अंदर चला गया। शेल्फ के सबसे नीचे से मैंने धूल से ढका हुआ एक मेगाफोन निकाला, फिर उसे चालू किया और आराम से साउंड चेक करने लगा। हेलो हेलो चूया, क्या तुम यहाँ हो? इतना कहते ही पूरी भीड़ जोर से हंस पड़ी। मैंने मेगाफोन उठाकर कहा, दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, लेकिन अभी जो हालात हैं उनमें सबका एक साथ अंदर आना संभव नहीं है। पहले कृपया बाहर लाइन बनाइए। जब लाइन ठीक से लग जाएगी, सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी और कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, तभी हम दुकान दोबारा खोलेंगे। मेरी बात खत्म होते ही बेचैन भीड़ सच में थोड़ी शांत हो गई। लोग तुरंत खुद को व्यवस्थित करने लगे। कुछ मददगार युवकों और वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस की सहायता से आखिरकार एक लाइन बन गई। हालांकि वो अब भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जरूर थी, लेकिन कम से कम अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। आखिरकार वुटोंग गली में एक लंबी और ठीक ठाक लाइन बन गई। योंग सिटी की प्रचार टीम ने भी इस मौके को बिजली की रफ्तार से पकड़ लिया। ऊपर बैठे अधिकारियों ने तुरंत फैसला किया कि लाओ लू हार्डवेयर स्टोर को योंग सिटी के पुराने इलाके का नया लैंडमार्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रैफिक विभाग को भी अतिरिक्त मदद के लिए लगाया गया, ताकि वुटोंग गली के आसपास ट्रैफिक सुचारू बना रहे। संस्कृति और पर्यटन विभाग ने भी तेजी से एक खास टूरिस्ट रूट तैयार कर दिया, जिसमें लाओ लू हार्डवेयर मुख्य आकर्षण था। उसका मकसद था कि यहाँ आने वाले लोग आसपास के दूसरे बाजारों और दुकानों तक भी जाएं। हर विभाग पूरी ताकत के साथ इस जिंदगी में एक बार मिलने वाले मौके को पकड़ने में जुट गया। उधर मेरी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। मैं अपने बनाए हुए खरीद सीमा नियमों का सख्ती से पालन कर रहा था। हर कैटेगरी के 10 ग्राहकों के बाद मैं दुकान के बाहर लगे छोटे काले बोर्ड पर एक निशान लगा देता। फूड आइटम्स आज के लिए खत्म, कॉस्मेटिक्स आज के लिए खत्म, इलेक्ट्रॉनिक्स आज के लिए खत्म। जो लोग कुछ खरीद नहीं पाते वो भी तुरंत वापस नहीं जाते थे। उनमें से कई लोगों ने तो पास के होटलों में कमरे बुक कर लिए, ताकि अगली सुबह फिर से लाइन में लग सकें। एक ही झटके में वुटोंग गली के आसपास के होटलों की ऑक्यूपेंसी कई प्रतिशत तक बढ़ गई और मैं सुबह से लेकर शाम ढलने तक लगातार काम में डूबा रहा। आखिर सूरज डूबने के बाद मैंने हार्डवेयर खरीदने वाले आखिरी ग्राहक को भी विदा किया। मैंने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, आखिरकार। फिर मैं सीधे अपनी बेंत वाली कुर्सी पर ढह गया और सिस्टम पैनल खोलकर आज की कमाई देखने लगा। कमाई वाले सेक्शन में दिख रहे नंबर पर नजर पड़ते ही मेरा दिल जोर से उछल पड़ा। वर्तमान कमाई 1,05,320 पॉइंट्स। आखिरकार अपग्रेड करने का समय आ गया था। उत्साह में मेरे हाथ तक हल्के कांपने लगे। मैंने तुरंत उस छोटे लाल बिंदु पर क्लिक किया। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। होस्ट की कमाई अपग्रेड की आवश्यकताओं को पूरा करती है। क्या 1,00,000 पॉइंट्स खर्च करके सिस्टम शॉप को लेवल 2 में अपग्रेड किया जाए? मैं मन ही मन जोर से चिल्लाया, हाँ हाँ हाँ, और बिना एक पल गंवाए तुरंत कंफर्म पर दबा दिया। 1,00,000 पॉइंट्स खर्च किए गए। अपग्रेड सफल। सिस्टम शॉप अपग्रेड हो रही है। अचानक मेरे दिमाग के अंदर मौजूद इंटरफेस चमकदार रोशनी और अजीब बदलावों से भर गया। फिर एक साफ सी डिंग की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, सिस्टम शॉप अब लेवल 2 में अपग्रेड हो चुकी है। जनरल मर्चेंडाइज कैटलॉग का विस्तार कर दिया गया है। अब एक आइटम की सीमा 1,000 लोंगुओ युआन से बढ़ाकर 1,00,000 लोंगुओ युआन कर दी गई है। स्टॉक रूम अपग्रेड पूरा हुआ। भौतिक स्थान का पुनर्निर्माण किया गया है। अब इसमें क्लाइमेट कंट्रोल और प्रिसिजन इक्विपमेंट एरिया शामिल हैं। साथ ही अस्थायी जीवित जानवरों को रखने के लिए अलग सेक्शन भी जोड़ा गया है। स्टोर रिनोवेशन फीचर अनलॉक हो गया। अब होस्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके असली लाओ लू हार्डवेयर स्टोर को अंदर और बाहर से अपनी पसंद के अनुसार बदल सकता है। सभी निर्माण और सामग्री का काम सिस्टम द्वारा रातों रात अपने आप पूरा कर दिया जाएगा।
स्किल शॉप भी अपडेट हो चुकी है। अब इसमें पहले से ज्यादा एडवांस स्किल्स उपलब्ध होंगी। इन सारे नए फीचर्स की बांट देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। अब 1 लाख युआन तक की कोई भी चीज। इसका मतलब तो ये था कि अब भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसी चीजें भी हासिल की जा सकती हैं। मैं खुशी से कुर्सी से उछल पड़ा और रिकॉर्ड गति से पीछे वाले स्टॉक रूम की तरफ भागा। बाहर से वो अब भी वही 20 साल पुराना छोटा लोहे का दरवाजा था, लेकिन उसके पीछे की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं उत्साह से कांप रहा था, बिल्कुल वैसा जैसे कोई पहली बार इंटरनेट कैफे में घुसने जा रहा हो। कांपते हाथों से मैंने दरवाजा खोला और अगले ही पल मैं पूरी तरह जड़ हो गया। क्या ये वही कबाड़ से भरा हुआ तंग स्टॉक रूम था, जहां चलने के लिए हर कदम संभाल कर रखना पड़ता था, जहां जरा सी गलती में ठोकर लग जाती थी? अब मेरे सामने एक विशाल और अंतहीन सफेद दुनिया फैली हुई थी। ऊपर गुंबद जैसी छत से मुलायम और चमकदार रोशनी नीचे गिर रही थी, इतनी साफ कि कहीं एक भी परछाई तक नहीं बन रही थी। फर्श किसी अनजान धातु से बना था, इतना चिकना कि उसमें मेरा पूरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। एक के बाद एक ऊंची धातु की शेल्फ दूर गहराई तक फैली हुई थीं। हर सेक्शन को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से व्यवस्थित किया गया था। ये विशाल जगह साफ तौर पर कई हिस्सों में बांटी गई थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उत्साह में चिल्ला पड़ा, कितना शानदार है! यही तो असली गोदाम लगता है किसी ब्रह्मांडीय व्यापारी देवता का। लेकिन अगले ही पल मुझे कुछ याद आया। रुको, मेरा छोटा बिस्तर कहाँ गया? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और आखिर बहुत दूर एक कोने में मुझे एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। उस पर लिखा था होस्ट रेस्ट एरिया। मैं हंस पड़ा और बोला, धन्यवाद सिस्टम, तुमने तो काफी सोच समझकर काम किया है। तुम्हें पता था कि मुझे सोने की जगह चाहिए होगी। मैं गुनगुनाते हुए रेस्ट एरिया का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन जैसे ही अंदर का नजारा मेरी आंखों के सामने आया, मेरे चेहरे की मुस्कान उसी पल जमकर रह गई। उस विशाल, शानदार और चमकदार साफ लाउंज के ठीक बीचों बीच एक अकेली पुरानी चरमराती फोल्डिंग आर्मी खाट पड़ी हुई थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रह गया, फिर मेरे मुंह से निकल पड़ा, सच में इतनी शानदार जगह में कम से कम एक इटालियन लेदर सोफा तो होना चाहिए था, या फिर 200 इंच का विशाल थिएटर स्क्रीन, कम से कम 2 मीटर चौड़ा सिमंस गद्दा ही दे देते। अभी भी यही पुरानी खाट क्यों पड़ी है? तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, आरामदायक जिंदगी की कीमत होती है। लग्जरी फर्नीचर का पूरा सेट अब सिस्टम शॉप में उपलब्ध है। होस्ट कभी भी पॉइंट्स खर्च करके उन्हें एक्सचेंज कर सकता है। मैं बेबस होकर अपनी छोटी खाट को देखता रहा और बड़बड़ाने लगा, कितना कंजूस सिस्टम है। तभी अचानक दुकान के बाहर से रोलिंग शटर पर जोर जोर से दस्तक की आवाज आने लगी। मैं चौंक गया, इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं अभी चिल्लाने ही वाला था कि दुकान बंद हो चुकी है, कल आना, लेकिन बाहर वाले ने पहले ही आवाज लगा दी, माफ कीजिए, क्या ये लाओ लू हार्डवेयर के बॉसी हैं? मैं योंग सिटी प्रचार विभाग से हूँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलते हुए उसने दरवाजे के नीचे से अपना पहचान पत्र अंदर सरका दिया। मैंने झुककर कार्ड उठाया और ध्यान से देखा, वो सच में सरकारी पहचान पत्र था। मैं जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत जाकर शटर खोल दिया। बाहर एक औपचारिक कपड़ों में खड़ा कर्मचारी दिखाई दिया। उसने विनम्रता से कहा, हेलो बॉसी, इतनी रात को परेशान करने के लिए माफ कीजिए। बात यह है कि आपकी छोटी सी दुकान ने हाल ही में इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। शहर प्रशासन इस मामले को काफी गंभीरता से देख रहा है। उसने आगे कहा, इसलिए अधिकारियों की तरफ से हम आपसे प्रचार सहयोग करना चाहते हैं और आपकी दुकान को योंग सिटी के पुराने इलाके का नया लैंडमार्क बनाना चाहते हैं। मैंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, आपका स्वागत है, अंदर आइए। लेकिन अंदर आते ही वो थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, साझेदारी शुरू करने से पहले प्रक्रिया के अनुसार हमें एक बात की पुष्टि करनी होगी। क्या यहाँ सच में वैसा ही है जैसा लोग इंटरनेट पर कह रहे हैं? क्या आप वास्तव में कुछ भी उपलब्ध करा सकते हैं? उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि ये हमारे आने वाले प्रचार की विश्वसनीयता और सच्चाई से जुड़ा मामला है। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल, आप चाहें तो खुद जांच सकते हैं। और अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए, साथ ही आज मेरी दुकान के अपग्रेड का जश्न मनाने के लिए मैं नियम भी अपडेट कर रहा हूँ। अब से आप 1 लाख युआन तक की कोई भी चीज चुन सकते हैं। मेरी बात सुनते ही शियाओ वांग उलझन में पड़ गया। उसने हैरानी से कहा, 1 लाख युआन बॉसी, लेकिन मुझे याद है आपकी लाइव स्ट्रीम में तो आपने कहा था कि 1000 युआन से कम वाली चीजें। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो पहले की बात थी, अब हालात बदल चुके हैं। आखिर बड़े अधिकारियों को भी तो मेरी क्षमता और ईमानदारी दिखानी होगी, सही कहा ना? शियाओ वांग ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर कुछ सोचकर बोला, तो बॉसी, क्या आपके यहाँ मोटरसाइकिल भी मिलती है? मैंने बिना किसी हिचक के सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ।
इतना कहने के बाद मैं बस वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। मैंने कोई और हरकत नहीं की। शियाओ वांग कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन जब मैं सामान लाने नहीं गया तो वो उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, क्या आप उसे निकालकर मुझे दिखाएंगे नहीं? मैंने शांत स्वर में कहा, दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे नियमों के अनुसार एक बार आपने चीज चुन ली तो आपको उसे खरीदना पड़ेगा। मैंने आगे कहा, अगर आपको सच में मोटरसाइकिल चाहिए तो पहले आपको उसका ब्रांड, मॉडल, रंग और बाकी सारी जानकारी तय करनी होगी, तभी मैं उसकी कीमत बताकर सामान ला सकता हूँ। पहले पेमेंट होगी, फिर आप सामान देख पाएंगे। शियाओ वांग ने हैरानी से पूछा, मतलब मैं सिर्फ टेस्ट भी नहीं कर सकता? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, इस मामले में मैं शुरू से बिल्कुल साफ हूँ। मैंने समझाते हुए कहा, आखिर एक अच्छी मोटरसाइकिल सिस्टम मॉल से एक्सचेंज करने में कम से कम कई 10,000 युआन लगते हैं। अगर लोग बस देखने आए और खरीदे नहीं तो मैं उन्हें दोबारा बेच भी नहीं पाऊंगा। ऐसे तो मेरी दुकान सिर्फ घाटे में जाएगी। जहां तक मोटरसाइकिल बेचने के लिए लाइसेंस या परमिट की बात है, उसकी मुझे जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि जब तक दुकान की क्रेडिट पर्याप्त है, सिस्टम खुद मेरे लिए सब संभाल सकता है। मेरी बात सुनने के बाद शियाओ वांग कुछ देर तक असमंजस में खड़ा रहा। इस बार उसके पास सीमित बजट था और वो सच में मोटरसाइकिल खरीदने की हालत में नहीं था। तभी उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने तुरंत कहा, रहने दीजिए, इतनी महंगी चीज नहीं चाहिए, मुझे तो वैसे भी घर जाकर खाना बनाना है। बॉस जी, अब मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, बस 2 जिन सैलरी, 4 जिन पोर्क बेली और एक 8 जिन की ग्रास कार्प मछली दे दीजिए। कुछ ही देर बाद मैं पीछे वाले कमरे से बाहर आया। मेरे हाथ में ताजी सैलरी से भरा बैग था। दूसरी तरफ खूबसूरत मार्बल जैसी चर्बी वाली पोर्क बेली थी और दूसरे हाथ में एक बड़ी ग्रास कार्प मछली थी जो जोर जोर से अपनी पूंछ फड़फड़ा रही थी। इतना घरेलू और सामान्य दृश्य देखकर शियाओ वांग कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया। फिर उसका पूरा शरीर अचानक रिलैक्स हो गया। उसने मुस्कुराते हुए फोन निकाला और पेमेंट स्कैन कर दी। पेमेंट करने के बाद उसने संतुष्ट चेहरे के साथ अपने बैग से एक सुंदर क्राफ्ट लिफाफा निकाला और बेहद गंभीरता से मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा, बॉस, ये हमारे प्रचार विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव है, कृपया इसे देख लीजिए। मैंने हाथ बढ़ाकर वह लिफाफा ले लिया। मैंने उसे खोला और अंदर से फाइल निकाल ली। उसका नाम था यांग एवरीवेयर। यह शहर के टूरिज्म ट्रेजर हंट का एक प्रस्ताव था। बॉस, हम पहले शॉर्ट वीडियो मिलकर बनाना चाहते हैं, आपकी बड़ी ऑनलाइन पहचान और हमारे ऑफिशियल यांगचिंग प्लेटफॉर्म को साथ लेकर, ताकि इस इवेंट को मिलकर लॉन्च किया जा सके। शिया वांग ने अपना फोन निकाला और बड़ी सफाई से यांगचिंग टूरिज्म के ऑफिशियल अकाउंट का डैशबोर्ड खोल दिया। उसके चेहरे पर हल्का सा दिखावा भी था। उसने कहा, देखिए, हमारा ऑफिशियल अकाउंट वेरीफाइड है। मैं थोड़ा झुककर देखने लगा और लगभग हंस ही पड़ा। उस वेरीफाइड ऑफिशियल अकाउंट पर सिर्फ 30,000 फॉलोअर्स थे। मैंने चुपचाप अपने फॉलोअर्स की गिनती देखी, जो तेजी से 10 लाख की तरफ बढ़ रही थी। तभी मुझे पूरी बात समझ आ गई। यार, ये लोग कोलैबोरेशन के बहाने मेरा ट्रैफिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमने जल्दी ही सारी डिटेल्स तय कर ली और एक जॉइंट वीडियो अनाउंसमेंट की योजना बना ली। इसका मुख्य कंटेंट यही था कि सभी टूरिस्ट्स को इस ट्रेजर हंट चैलेंज में ऑफिशियली आमंत्रित किया जाए। नियम बहुत आसान थे। कोई भी टूरिस्ट अगर यांगचिंग घूमने आए और उसे कुछ खरीदना हो तो वह ओल्ड लूज हार्डवेयर पर आए। अगर वह चीज हमारे पास नहीं हुई और ऑफिशियली वेरीफाई हो गई तो होस्ट 10,000 युआन कैश देगा। चूंकि यह ऑफिशियल इवेंट था, इसलिए मुझे भी थोड़ी ईमानदारी दिखानी थी। इस चैलेंज के लिए मैं लिमिट और बढ़ाने वाला था। 1 लाख युआन तक की चीजें भी मान्य होंगी। लिमिट जितनी बड़ी होगी, उतना ज्यादा मजा और चर्चा बनेगी। सब कुछ तय होने के बाद मैंने स्टाफ को विदा ही किया था कि तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंज उठी। डिंग! मुख्य मिशन अपडेट हुआ। लेवल 3 की आवश्यकताएं जारी की गईं। कृपया जांच करें, होस्ट। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मैंने तुरंत पैनल खोल लिया। लेवल 3 में अपग्रेड होकर वियंतियान ट्रेड सेंटर बनना था। पहला, 50 लाख बिजनेस पॉइंट्स की जरूरत। दूसरा, जरूरी स्किल्स में महारत। 2 लेवल 2 प्रोफेशनल स्किल्स में महारत हासिल करनी होगी, जैसे बेसिक एक्सोस्केलेटन डिजाइन या एआई प्रैक्टिस की शुरुआती ट्रेनिंग। तीसरा, सफल स्पेशल ट्रेड। 5 लाख युआन से ज्यादा की एक स्पेशल डील पूरी करनी होगी। चौथा, स्टोर का प्रभाव। ओल्ड लू हार्डवेयर का असली दुनिया में प्रभाव कम से कम 3 इंडस्ट्रीज तक पहुंचना चाहिए, जैसे फूड, टेक या टूरिज्म, और साथ ही पॉजिटिव मीडिया कवरेज भी मिलनी चाहिए। इन पागलपन भरी शर्तों को देखकर मैं गहरी सांस लेने लगा। 50 लाख बिजनेस पॉइंट्स, ये तो आसमान छूने वाला आंकड़ा था
और ऊपर से ये स्किल्स भी किसी अजीब भाषा जैसी लग रही थी। फिर 5 लाख युआन का स्पेशल ऑर्डर भी। यह सब लेवल 1 से 2 तक जाने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। मैंने अपने बचे हुए 5,320 पॉइंट्स को देखा और मेरी खुशी तुरंत गायब हो गई। क्रांति अभी खत्म नहीं हुई थी, मुझे अभी भी बहुत मेहनत करनी थी। मैंने तुरंत अपना मन संभाला और फैसला किया कि इन 5,000 पॉइंट्स को फिलहाल इमरजेंसी के लिए बचा कर रखूंगा। अभी सबसे जरूरी चीज रेनोवेशन थी। मैं नहीं चाहता था कि कल इतनी बड़ी भीड़ आ जाए और खड़े होने तक की जगह न बचे। सिस्टम, दुकान का रेनोवेशन शुरू करो। रेनोवेशन फीचर एक्टिवेट हो गया। कृपया कोई टेम्पलेट चुनिए या अपना कस्टम डिजाइन बनाइए। अचानक मेरे दिमाग में एक 3D मॉडलिंग इंटरफेस उभर आया। उसमें पूरी दुकान का मॉडल दिखाई दे रहा था। मैंने पुराना ओल्ड लू हार्डवेयर वाला साइन वैसे ही रखा, लेकिन दुकान का सामने वाला हिस्सा बड़ा कर दिया और पूरा लेआउट दोबारा डिजाइन किया। मैंने एक चमकदार लॉबी बनाई और बड़े ऑर्डर्स के लिए एक प्राइवेट VIP रूम भी तैयार किया। स्टाइल साधारण लेकिन लग्जरी वाला था। बाहर से दुकान अब भी पारंपरिक दिखती थी, लेकिन अंदर पूरी दुनिया बदल चुकी थी। कस्टम डिजाइन तैयार हो गया। लागत 3,000 बिजनेस पॉइंट्स। काम रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अपने आप होगा, बिना किसी शोर या रोशनी के प्रदूषण के। कंफर्म करें? कंफर्म। रेनोवेशन के बाद मैं नए वेयरहाउस में दाखिल हुआ। अब मुझे इस विशाल नई जगह को जल्दी से सीखना था। हर सेक्शन, हर शेल्फ और हर सामान की जगह याद करनी थी। मैं पूरे लेआउट को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेना चाहता था, ताकि जब भी ग्राहक कोई अजीब या पागलपन भरी डिमांड करे, मैं उनकी चीज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढूंढ सकूं। सिस्टम को अपग्रेड के आदेश देने के बाद मैं नए वेयरहाउस में खड़ा रहा। तभी मेरी नजर आखिरकार उस पुराने दरवाजे पर जाकर रुकी जो दोनों हिस्सों को जोड़ता था। सिस्टम, मेरे जाने से पहले अगले 30 मिनट में इस दरवाजे को भी ठीक कर दो। इसे बाहर की स्टाइल से मैच कर देना, वरना एक तरफ साइंस फिक्शन जैसी शेल्फ्स होंगी और दूसरी तरफ लग्जरी। दूसरी तरफ एक शानदार दरवाजा बीच में लगा होता तो वह पूरी तरह बेमेल लगता। मेरे जाने के बाद वह खुरदुरा पुराना दरवाजा चिकना हो गया और उसका हैंडल भी मैट फिनिश में बदल गया। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए वापस लाउंज में पहुंचा। अपनी पुरानी खाट पर लेटते ही अचानक मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आया और मुझे सिस्टम से पूछना ही पड़ा। सिस्टम, एक सवाल है, अब वेयरहाउस इतना बड़ा हो गया है, अगर कोई ग्राहक गलती से अंदर पहुंच गया और यह सब देख लिया तो क्या होगा? चिंता मत कीजिए होस्ट, इस जगह पर कई सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी जीवित प्राणी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और कोई भी चीज इस वेयरहाउस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिस्टम का जवाब सुनते ही मेरा तेजी से धड़कता दिल आखिरकार शांत हो गया। मैंने लंबी सांस ली और मेरा तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। भारी थकान ने पूरे शरीर को घेर लिया और मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जल्दी मैं लड़खड़ाते हुए पीछे वाले कमरे से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही दुकान के अंदर कदम रखा, मेरी पूरी नींद एक पल में उड़ गई। मैं पूरी तरह होश में आ चुका था। सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। क्या यह सच में मेरी हार्डवेयर की दुकान है? वह अंधेरी दुकान जिसमें टेढ़ी मेढ़ी शेल्फ्स थीं और पुराने इंजन ऑयल की गंध फैली रहती थी, अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक साफ सुथरी, व्यवस्थित और चमकदार नई जगह खड़ी थी। पुरानी लकड़ी और लोहे की शेल्फ्स हटाकर उनकी जगह इंडस्ट्रियल शेल्विंग यूनिट्स लगा दी गई थीं। हर हार्डवेयर आइटम को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर करीने से सजाया गया था। स्क्रू, नट और वॉशर को उनके आकार के हिसाब से साफ लेबल वाले बॉक्स में रखा गया था। रिंच, प्लायर और हथौड़े पेग बोर्ड पर टंगे हुए थे। अब यह सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं लग रहा था, ये किसी व्यवस्थित इंडस्ट्रियल शोरूम जैसा दिखाई दे रहा था। पहले वाला संकरा कांच का दरवाजा अब एक चौड़ा और चमकदार फ्रेमलेस डबल ग्लास डोर बन चुका था। उसकी चौड़ाई पहले से दोगुनी हो गई थी। इससे दुकान का सामने वाला हिस्सा बेहद शानदार दिख रहा था और सुबह की धूप पूरे स्टोर के अंदर फैल रही थी। मेरे हार्डवेयर स्टोर का रिटेल एरिया पहले ही इस पुराने इलाके में काफी बड़ा माना जाता था, अब तो यह सच में एक विशाल दानव जैसा लग रहा था। इसलिए पीछे वाले वेयरहाउस की तरह मुझे जगह बढ़ाने के लिए सिस्टम की तकनीक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिस्टम ने बस पुरानी जगह को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। यह बदलाव इतना जबरदस्त था कि मेरे अंदर महत्वाकांक्षा की एक नई लहर उठ गई। मैंने उसी समय एक पक्का फैसला कर लिया। जैसे ही मैं काफी पैसा कमा लूंगा,
मैं आसपास की सारी दुकानों को खरीद लूंगा। जरूरत पड़ी तो यहाँ के पूरे इलाके की जमीन तक खरीद लूंगा। फिर अपने इस हार्डवेयर स्टोर को एक असली बिजनेस साम्राज्य में बदल दूंगा। मैं अभी अपने सुनहरे भविष्य के सपनों में खोया ही था कि बाहर से लगातार हैरानी और उत्साह भरी आवाजें आने लगीं। जो नेटिजन्स इस चैलेंज को लेने के लिए बेताब थे, वे सब दुकान के बाहर जमा हो चुके थे। सभी लोग नए ग्लास डोर से चिपककर अंदर झांक रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह फटी रह गई थीं। क्या यह सच में लाओ लू का हार्डवेयर स्टोर है? आखिर इतनी जबरदस्त रेनोवेशन किसने की? ये तो हद से ज्यादा शानदार लग रहा है। हम कल शाम जब गए थे तब तो ये वही पुरानी टूटी फूटी दुकान थी। फिर एक ही रात में सब कुछ इतना कैसे बदल गया? ऊपर वही पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड अब भी लगा हुआ है। अगर वह साइन बोर्ड वहाँ न होता तो मैं सच में सोचता कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। भीड़ ग्लास डोर के पास खड़ी होकर दुकान की तरफ उंगलियां दिखाते हुए लगातार बातें कर रही थीं। मैं मुस्कुराया और धीरे से आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अरे गुड मॉर्निंग सब लोग, अंदर आइए और आराम से देखिए। जैसे ही दरवाजा खुला, पूरी भीड़ तुरंत अंदर घुस आई। थोड़ी ही देर बाद प्रमो टीम का शियाओ वांग भी अपनी कैमरा टीम लेकर तेजी से वहां पहुंच गया। नई दुकान को देखकर वे लोग भी पूरी तरह हैरान रह गए और काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। बॉस, ये आपने आखिर कौन सी कंस्ट्रक्शन टीम हायर की थी? ट्रेड सीक्रेट। ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है? वैसे बताइए, अब वीडियो यहाँ ज्यादा अच्छे लगेंगे ना? बिल्कुल। यहाँ का माहौल और स्टाइल इतना बढ़िया है कि हमें अलग से एक्सपोजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो लड़कों, काम शुरू करते हैं। सबसे असली माहौल को कैमरे में कैद करो। अब भी वही सुपर एनर्जेटिक बीजीएम था और वही डॉक्यूमेंट्री वाला शूटिंग स्टाइल, लेकिन वीडियो का बैकग्राउंड पुराने गंदे और बिखरे हुए हार्डवेयर स्टोर से बदलकर इस नए, शांत लेकिन लग्जरी शॉप में बदल चुका था। शियाओ वांग और उसकी टीम प्रोफेशनल उपकरण लेकर दुकान में इधर से उधर लगातार घूम रही थी। वहीं मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर इस राष्ट्रीय चैलेंज के नियमों की घोषणा कर रहा था। नमस्ते दोस्तों, मैं यीफेंग हूँ, लाओ लू हार्डवेयर स्टोर का मालिक। आज से मेरा हार्डवेयर स्टोर पूरे देश के दोस्तों के लिए एक बिल्कुल नया चैलेंज शुरू कर रहा है। आप कहीं से भी हो, बस यांगचेंग में मेरी दुकान पर आइए और इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। नियम बहुत आसान है। आप किसी भी एक ऐसी चीज की मांग कर सकते हैं जो असली दुनिया में कानूनी रूप से मौजूद हो। बस उसकी बाजार कीमत 1 लाख ड्रैगन बक्स से कम होनी चाहिए। अगर मैं वह चीज आपको नहीं दे पाया तो मैं उसी समय आपको 10,000 नकद दूंगा, लेकिन अगर मैं वह चीज निकाल लाया तो आपको उसे खरीदना पड़ेगा। यह कहने के बाद मैंने सिस्टम पैनल की तरफ देखा। वहां चमकते हुए 5 मिलियन बिजनेस पॉइंट्स की जरूरत साफ दिखाई दे रही थी। 5 मिलियन। लेकिन जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही थीं, शायद इसे हासिल करने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। आखिर अब चैलेंज की सीमा 1 लाख तक बढ़ चुकी थी। अगर कुछ बड़े ग्राहक आ गए तो मेरी प्रगति और कमाई दोनों तेजी से ऊपर जाएंगी। बस समस्या यह थी कि इसके पीछे 2 और कठिन काम मेरा इंतजार कर रहे थे। नए स्किल्स सीखने के लिए स्किल पॉइंट्स खर्च करना और 5 लाख से ज्यादा का एक बड़ा ऑर्डर पूरा करना। मैंने जोर से सिर हिलाया और इन सब विचारों को फिलहाल अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। अभी मुझे आने वाले तूफान का सामना करने के लिए तैयार होना था। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही सुबह वीडियो पोस्ट होने के बाद एक चमकदार काली लग्जरी सेडान सड़क के कोने पर भीड़ से भरे लाओ लू हार्डवेयर स्टोर के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से करीब 30 साल का एक आदमी बाहर निकला। उसने गहरे रंग की साफ सुथरी जैकेट पहन रखी थी और उसकी आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा था। इस आदमी का नाम ली वेई था। वह ड्रैगन कंस्ट्रक्शन से आया था, जो दुनिया की 500 सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक थी। वह यांगचेंग में चल रहे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करता था और वहां परचेजिंग मैनेजर के पद पर था। ली वेई ने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को हल्का सा ऊपर किया। उसके लेंस के पीछे उसकी नजरों में जांच और हल्की सी तिरस्कार भरी उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। और आज वह यहाँ एक खास मकसद से आया था। पहला कारण था इंटरनेट पर फैल रही अफवाहें और दूसरा, उसके प्रोजेक्ट को एक बेहद दुर्लभ पार्ट की जरूरत थी। वह वैसे भी स्थानीय फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने आया हुआ था, इसलिए उसने मौका देखकर मेरे दावों को परखने का फैसला किया। एक अनुभवी परचेजिंग मैनेजर होने के नाते उसकी पेशेवर समझ उसे लगातार यही बता रही थी कि मेरी इस दुकान में जरूर कुछ गड़बड़ है। ली वेई ने गहरी सांस ली, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और सीधे काउंटर तक पहुंच गया।
बोलते हुए उसने अपना फोन निकाला और एक बेहद जटिल सीएडी डिजाइन ब्लूप्रिंट खोल दिया। बॉस, मुझे एक चीज चाहिए, एक नॉन स्टैंडर्ड फ्लैंज अडॉप्टर। इसका मुख्य मटेरियल हेस्टेलॉय B3 होना चाहिए। एक तरफ DNADHG T20592 रेज्ड फेस फ्लैंज होना चाहिए, जिसकी PN16 प्रेशर रेटिंग हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों फ्लैंज के सेंटर एक्सिस के बीच बिल्कुल 15 डिग्री का एंगल होना चाहिए। सभी सीलिंग सरफेस की रफनेस RA1.6 तक पहुंचनी चाहिए। पूरा पार्ट एक ही पीस में बना होना चाहिए। किसी भी तरह की वेल्डिंग बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। इसके अलावा मुझे 100% एक्सरे इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी चाहिए, ताकि यह साबित हो सके कि अंदर जरा सी भी खराबी नहीं है। इतना कहने के बाद उसने सिर उठाया और जलती हुई नजरों से मुझे घूरने लगा। साफ था कि वह इंडस्ट्री के सबसे ऊंचे मानकों का इस्तेमाल करके इस छोटी सी दुकान को अंतिम चुनौती देना चाहता था। आखिर यह डिजाइन उनके प्रोजेक्ट में अचानक आई खराबी के कारण तैयार किया गया एक इमरजेंसी नॉन स्टैंडर्ड ब्लूप्रिंट था। इसे सिर्फ कल ही जर्मन इंजीनियर्स ने फाइनल किया था। दुनिया में इस मटेरियल स्टैंडर्ड की दूसरी कॉपी तक मौजूद नहीं थी। इसके टॉलरेंस और निर्माण तकनीक की हर एक मांग लगभग नामुमकिन स्तर की थी, खासकर वह इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग और 15 डिग्री वाला एंगल। इसे बनाने के लिए टॉप लेवल 5 एक्सिस सिमल्टेनियस CNC मशीनिंग सेंटर की जरूरत पड़ती थी। उसमें भी एक बेहद महंगी मेटल बार को धीरे धीरे काटकर घंटों की मेहनत से तैयार करना पड़ता था। पूरे चीन में ऐसी चीज बनाने वाली फैक्ट्रियां गिनती की थीं, और वहां भी सबसे तेज डिलीवरी टाइम 20 दिन का था। आज वह यह सब सिर्फ इसलिए लेकर आया था ताकि इस नामुमकिन पहाड़ जैसी चुनौती से इस दुकान की सर्वशक्तिमान छवि को पूरी तरह कुचल सके। हमारे आसपास की हवा जैसे अचानक जम सी गई थी। वहां मौजूद हर इंसान साफ समझ गया था कि यह बड़ा आदमी यहाँ माहौल खराब करने आया है। मैंने उसके फोन में दिख रहे ब्लूप्रिंट को ध्यान से नीचे झुककर देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आई। 1 मिनट बाद जब ली वेई मेरा मजाक उड़ाने ही वाला था, उससे पहले ही मैं बोल पड़ा, मेरे पास है। ली वेई की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। क्या? मैंने कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मेरे पास है। यह नॉन स्टैंडर्ड फ्लैंज अडॉप्टर हेस्टेलॉय B3 इंटीग्रेटेड 5 एक्सिस मशीनिंग, 15 डिग्री एंगल, RA1.6 रफनेस और पूरी फ्लॉ डिटेक्शन रिपोर्ट के साथ मेरी दुकान में इसका स्टॉक मौजूद है। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। ये ब्लूप्रिंट तो सिर्फ कल ही फाइनल हुआ है। ये पूरी तरह यूनिक डिजाइन है। तुम्हारे पास इसका स्टॉक कैसे हो सकता है? मैंने शांत आवाज में कहा, लेकिन सच तो यही है। हालांकि यह चीज सस्ती नहीं पड़ेगी। बातों से कुछ साबित नहीं होता। मैं असली सामान देखना चाहता हूँ। अगर असली प्रोडक्ट मेरी ड्राइंग से जरा सा भी अलग हुआ या तुम सही कार्बन बिजनेस रिपोर्ट नहीं दे पाए, तो तुम्हारी दुकान के नियमों के मुताबिक इसे फेल चैलेंज माना जाएगा। सही कहा ना? बिल्कुल सही। कृपया एक पल इंतजार करें। मैं मुड़ा और सीधे वेयरहाउस के अंदर चला गया। 3 मिनट बाद मैं वापस बाहर आया। मेरे हाथों में नए सफेद ग्लव्स थे और मैं बहुत सावधानी से एक चमकदार धातु जैसा अजीब आकार वाला पार्ट पकड़े हुए था। मैंने उस पार्ट को धीरे से नरम शॉक एब्जॉर्बिंग कपड़े से ढके काउंटर पर रख दिया। ली वेई की आंखें सदमे से पूरी तरह फैल गईं। वह लगभग दौड़ता हुआ आगे आया और दोनों हाथों से उस एडॉप्टर को पकड़ लिया। फिर कांपते हाथों से उसने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से अपना डिजिटल कैलिपर निकाला, जो 0.01 मिलीमीटर तक सटीक माप ले सकता था। साथ ही उसने फीलर गेज का सेट भी बाहर निकाला। फिर उसने सबके सामने उसी समय जांच शुरू कर दी। फ्लैंज का बाहरी व्यास 200 मिलीमीटर, बिल्कुल सही। बोल्ट होल सेंटर डिस्टेंस 160 मिलीमीटर, परफेक्ट। सीलिंग सरफेस का रेज्ड और रिसेस्ड स्टेप। वह हर ऊंचाई को एक एक करके मापने लगा। धीरे धीरे उसके माथे पर ठंडा पसीना उभरने लगा। उसके हाथ भी कांपने लगे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर की वजह से नहीं। यह शुद्ध उत्साह था। हर एक माप ड्राइंग में दिए गए टॉलरेंस रेंज के बिल्कुल बीच में बैठ रहा था। यह किसी पागलपन भरी मशीनिंग प्रिसीजन जैसा था। यहाँ तक कि अगर हैंड्सकार्ट्स की असली फैक्ट्री भी इसे बनाती, तब भी शायद इतनी परफेक्ट चीज तैयार नहीं कर पाती। इंस्पेक्शन रिपोर्ट। मैं शांत रहा और एक अभी अभी प्रिंट किया हुआ डॉक्यूमेंट उसकी तरफ बढ़ा दिया। ली वेई ने कांपते हाथों से उसे लिया। वह एक बिल्कुल परफेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी। उसमें वर्कपीस का डिजिटल क्रॉस सेक्शन साफ दिखाई दे रहा था। तस्वीर इतनी स्पष्ट थी
कि अंदर की घनी धातु संरचना तक नजर आ रही थी। उसमें न कोई छेद था, न किसी तरह की दरार और न ही वेल्डिंग की कोई खराबी। उसे इंडस्ट्री के सबसे ऊंचे ग्रेड के रूप में पूरी तरह क्वालिफाइड घोषित किया गया था और रिपोर्ट के जनरेट होने वाले समय में साफ लिखा था 3 मिनट पहले। यह तुम लोगों ने आखिर कैसे किया? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एक हार्डवेयर स्टोर चलाता हूँ, बस इतना समझ लो कि यही मेरा काम है। यह एडॉप्टर और इसकी रिपोर्ट मिलाकर कुल 18,000 युआन होंगे। अगर सब ठीक लग रहा है तो आप अभी पेमेंट कर सकते हैं। 18,000, सिर्फ 18,000। यह कीमत हैंसकॉट फैक्ट्री के असली कोटेशन की 10वें हिस्से से भी कम थी और देश की टॉप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों के इमरजेंसी ऑर्डर शुल्क से तुलना करें तो यह लगभग आधी कीमत थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह चीज अभी इसी वक्त उसके हाथों में मौजूद थी। यह स्टॉक में तैयार थी और उस समस्या को हल कर चुकी थी जिसने पूरे प्रोजेक्ट टीम को लगभग आधे महीने तक परेशान कर रखा था। अगर यह तकनीकी समस्या समय पर हल नहीं होती तो सिर्फ इस एक पार्ट की देरी से कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता था। लेकिन अब वह खतरा पूरी तरह टल चुका था। ली वेई दोनों हाथों से उस एडॉप्टर को ऐसे पकड़े हुए था जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे जबकि वह अपने बैग से कंपनी का स्पेशल परचेज कार्ड निकाल रहा था। यही वह पार्ट है जिसकी हमारी कंपनी को तुरंत जरूरत थी। अभी के अभी पेमेंट करते हैं। कार्ड स्वाइप करने के बाद ली वेई ने बहुत सावधानी से एडॉप्टर और कार्बन रिपोर्ट को एक खास शॉक प्रूफ ब्रीफकेस में रख दिया। फिर उसने सिर उठाकर उस युवा आदमी को देखा जो शुरू से आखिर तक पूरी तरह शांत बना रहा था। अब उसकी आंखों में तिरस्कार का नामो निशान भी नहीं बचा था। बॉस, ये मेरा नाम ली वेई है। मैं लोंगाहुआ कंस्ट्रक्शन ग्रुप से हूँ। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया इसे रख लीजिए। मैंने उसका कार्ड लिया, हल्का सा सिर हिलाया और बस इतना कहा, ठीक है। मैं जानबूझकर ठंडा व्यवहार नहीं कर रहा था। सच तो यह था कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका था और ज्यादा बात करने का मन ही नहीं था। लेकिन मेरा वह छोटा सा ठीक है ली वेई के कानों में किसी स्वर्गीय संगीत जैसा लगा, क्योंकि उसके लिए इसका मतलब था कि अब उसके सामने हर तरह की सप्लाई चेन का एक नया दरवाजा खुल चुका है। और मुझे खुद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैंने जो छोटी सी डील यूं ही कर ली थी उसने एक अनुभवी प्रोक्योरमेंट मैनेजर को अंदर तक हिला दिया था। एक बेहद बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना अचानक हवा से पैदा हो चुकी थी। ली वेई की पूरी विजिट कई कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी थी। ऊपर से चैलेंज इवेंट को ऑफिशियल समर्थन भी मिल गया था, इसीलिए अब और भी ज्यादा लोग इसे देखने आने लगे। भारी भीड़ की वजह से जिस पुरानी गली में लाओ लू हार्डवेयर स्थित था उसका पूरा माहौल बदल चुका था। पहले जो सड़क टूटी फूटी और गंदी दिखती थी अब उसे पूरी तरह साफ कर दिया गया था और वहां नया लाल कालीन बिछा दिया गया था। वह लाल कालीन सड़क के प्रवेश द्वार से लेकर सीधे लाओ लू हार्डवेयर के दरवाजे तक फैला हुआ था, जैसे चैलेंज लेने वालों के लिए कोई चमकदार रास्ता बनाया गया हो। सड़क के दोनों तरफ विशाल लाल बैनर हवा में लहरा रहे थे। उन पर लिखा था, पूरे चीन से आने वाले दोस्तों का योंगचिंग चैलेंज में स्वागत है। आपकी कल्पना ही यहाँ की एकमात्र सीमा है। जीतिए और अपनी इच्छा पूरी कीजिए। हार गए तो 10,000 लेकर वापस जाइए। योंगचिंग आपका स्वागत करता है यूनिवर्सल बॉस को चुनौती देने के लिए। आइए और लोंगहुआ के चमत्कार को अपनी आंखों से देखिए। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज बीच का हिस्सा था। वहीं भुगतान क्षेत्र को बेहद मजबूत बुलेट प्रूफ ग्लास से घेर दिया गया था। उस कांच के कमरे के अंदर बिल्कुल नए नोटों की गड्डियां छोटे छोटे पहाड़ों की तरह जमा थीं। चमकदार लाल नोट रोशनी में दमक रहे थे और एक ऐसी चमक फैला रहे थे जिससे नजर हटाना मुश्किल था। यह सीधा और साफ इंतजाम बिना कुछ कहे ही आयोजकों के आत्मविश्वास और ईमानदारी को जाहिर कर रहा था। हार्डवेयर स्टोर के ठीक बाहर करीब आधा मीटर ऊंचा एक स्टेज बनाया गया था। उसके पीछे एक विशाल एलईडी स्क्रीन लगी थी जिस पर मेरा वह वायरल प्रोमो वीडियो लगातार चल रहा था जिसे 10 लाख लाइक्स मिल चुके थे। स्टेज के बीचों बीच सिर्फ एक साधारण काउंटर रखा था जहां मैं बैठकर लाइव स्ट्रीम करने वाला था। चैलेंज के नियम बड़े और साफ अक्षरों में लिखे हुए थे। हर चैलेंजर को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर अपनी आईडी के साथ मौके पर लॉटरी निकालनी होगी और मिले हुए नंबर के अनुसार
अपनी बारी का इंतजार करना होगा। हर इंसान को दिन में सिर्फ एक मौका मिलेगा, इसलिए हर कोशिश बेहद कीमती होगी। सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर सिक्योरिटी पेट्रोल तक, लॉजिस्टिक्स से लेकर इमरजेंसी प्लान तक, हर चीज पूरी तरह व्यवस्थित कर दी गई थी। बॉस ही, चैलेंज इवेंट कल शुरू होने वाला है। क्या आपको घबराहट हो रही है? हाँ, ऑनलाइन ट्रोल्स तो लगभग मुझे फाड़ ही डालना चाहते थे, लेकिन मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं है। चिंता मत कीजिए डायरेक्टर वांग, यह तो बस छोटी सी भीड़ है, मैं सब संभाल लूंगा। स्टाफ को विदा करने के बाद उस शाम मैं अकेला वापस हार्डवेयर स्टोर लौट आया। कुछ नए स्ट्रीमिंग डिवाइस चुपचाप कोने में रखे हुए थे। पैनोरमिक एक्शन कैमरा, हाई-फाई 11 माइक्रोफोन सेटअप, यह सब मैंने सिस्टम स्टोर से खरीदा था। बिल्कुल टॉप लेवल का उपकरण, ताकि कल की लाइव स्ट्रीम शानदार दिखे। सच कहूं तो मैंने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। मैं पीछे बने अपने साधारण बेडरूम में गया और अपनी चरमराती पुरानी खाट पर धम से बैठ गया। लेकिन आराम करने की बजाय अचानक मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। मैं तुरंत पीछे वाले स्टोरेज में चला गया। वहां से गुजरते हुए मैं उन अनगिनत अद्भुत चीजों के बीच से निकला जिन्हें देखकर कोई भी इंजीनियर या कलेक्टर अपना होश खो दे। और आखिरकार मैं नए फूड सेक्शन तक पहुंच गया। वहां हर तरह की चीज मौजूद थी, हाई एंड खाने की चीजों से लेकर बेहद दुर्लभ सामग्री तक। 5 स्टार रेस्टोरेंट के महंगे व्यंजनों से लेकर गलियों में मिलने वाले मशहूर स्ट्रीट स्नैक्स तक, यहाँ सब कुछ मौजूद था। लेकिन मेरा इरादा पेट भरकर दावत उड़ाने का नहीं था। वे महंगे गॉरमेट डिश इतने कीमती थे कि उनका एक निवाला भी मेरी आधे दिन की कमाई के बराबर पड़ता। सिर्फ बिक्री बढ़ाने के लिए इतना खर्च करना बेवकूफी होती। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर कुछ ऐसे खाने चुने जिनकी लागत बेहद कम थी, लेकिन स्वाद आम घर के खाने से कहीं ज्यादा शानदार था। साथ में बर्फ जैसी ठंडी सोडा की एक बोतल भी ली। फिर मैंने अकेले ही अपना छोटा सा प्री गेम बुफे शुरू कर दिया। खाना पीना खत्म करने के बाद मैंने संतुष्टि भरी डकार ली और वापस आराम करने चला गया। अपनी छोटी पुरानी खाट पर गिरते हुए मैंने दोनों हाथ सिर के पीछे रख लिए और ऊपर उस साधारण थोड़ा उबाऊ सीलिंग को घूरने लगा। मैं हर चीज के बारे में सोच रहा था और उस बड़े दिन का इंतजार कर रहा था जो इतिहास बनाने वाला था। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगीं और मैं गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह ठीक 8 बजे चैलेंज शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। चैलेंज जोन के बाहर इंतजार कर रही लोगों की लाइन इतनी लंबी थी कि उसका अंत नजर ही नहीं आ रहा था। चारों तरफ लोगों की बातचीत और शोर की गर्मी से पूरा योंगचिंग जैसे उबल रहा था। स्टाफ की निगरानी में हर इंसान की आईडी जांची जा रही थी, फिर उन्हें लॉटरी निकालनी पड़ रही थी और उसी के आधार पर उनका चैलेंज नंबर दिया जा रहा था। ठीक 9 बजे सबकी नजरों के सामने चैलेंज इवेंट आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। लाइव स्ट्रीम के चैट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी और गिफ्ट इफेक्ट्स लगातार स्क्रीन पर चमक रहे थे। आखिरकार होस्ट ने शुरुआत की घोषणा की और एक 20-22 साल का युवा स्टेज पर चढ़कर आया। उसने काले फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। उसका नाम जोची था और वह लेगो का बहुत बड़ा फैन था। मुझे एक लेगो सेट चाहिए, मॉडल 10179, फर्स्ट एडिशन अल्टीमेट कलेक्टर सीरीज मिलेनियम फाल्कन। यह बिल्कुल नया होना चाहिए, बॉक्स कभी खुला ना हो। मुझे यूएस वर्जन चाहिए जिसके कोने बिल्कुल तेज और साफ हों, कहीं कोई डेंट या सफेद किनारे नहीं होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी सील फैक्ट्री की असली सिंगल यूज ट्रांसपेरेंट टेप होनी चाहिए। दोबारा सील करने का जरा सा भी निशान नहीं होना चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही वहां मौजूद ज्यादातर लोग उलझन में पड़ गए, क्योंकि लेगो सेट तो हर जगह बिकते हैं। लेकिन इस बार जो लोग सच में इस चीज की जानकारी रखते थे वे लाइव स्ट्रीम में पूरी तरह पागल हो चुके थे। शुरुआत ही धमाकेदार हुई थी। 10179 और वह भी यूएस वर्जन। ये लड़का यहाँ सीधा तबाही मचाने आया है। जानकारी देने वाला एक्सपर्ट मौजूद है। लेगो 10179 जिसे 2007 में रिलीज किया गया था, इसमें 5197 पार्ट्स थे। यह लेगो के इतिहास का एक माइलस्टोन सेट माना जाता है। इसे बंद हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब अगर इसका बिल्कुल नया सेट कहीं मिल भी जाए तो सेकेंडरी मार्केट में इसकी कीमत आसमान छूती है
और ऊपर से इसे यूएस वर्जन में चाहिए, साथ में फैक्ट्री की असली सील भी। यह तो ऐसे है जैसे किसी कबाड़ी बाजार में असली प्राचीन खजाना ढूंढना। इस लड़के की डिमांड बेहद प्रोफेशनल स्तर की है। सबकी नजरें फिर से मेरी तरफ घूम गईं, लेकिन मैं पूरी तरह शांत रहा। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा है। फिर मैं मुड़ा और सबकी हैरानी भरी सांसों के बीच उस रहस्यमयी पीछे वाले स्टोरेज में चला गया। 2 मिनट बाद मैं वापस बाहर आया। मेरे हाथों में एक पतले धूल वाले कवर से ढका कार्डबोर्ड बॉक्स था और फिर मैंने बहुत सावधानी से उसे काउंटर पर रख दिया। बॉक्स पर वही मशहूर अंतरिक्ष जहाज बना हुआ था जिसने पूरे ब्रह्मांड में अपनी पहचान बनाई थी, मिलेनियम फाल्कन। जोची यह देखते ही सीधे काउंटर तक दौड़ पड़ा। इसके अष्टकोणीय कोने बिल्कुल तेज हैं। यहाँ इस वार्निंग लेबल की जगह और इसकी लिखावट देखो। यह सच में यूएस वर्जन है। मुझे सील चेक करने दो। वह झुककर बॉक्स को बंद करने वाली दोनों पारदर्शी टेप को ध्यान से देखने लगा। यह फैक्ट्री की असली वन टाइम सील है। यह असली है, सच में असली है। अचानक जोची सीधा खड़ा हो गया। उसका चेहरा उत्साह से लाल पड़ चुका था। उसने बॉक्स की तरफ इशारा किया और सबकी तरफ मुड़कर कांपती आवाज में चिल्लाया, तुम लोगों को पता भी है, मैं इसे 10 साल से ढूंढ रहा हूँ। मैंने तो इसे पाने के सपने तक देखे हैं। इतना कहते कहते वह लाइव टीवी पर ही रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। कैश या क्यूआर कोड? कितने पैसे होंगे? 50,000। कीमत सुनते ही जोची पूरी तरह जम गया और लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी बेकाबू हो उठे। सबको लग रहा था कि मैं इसे बहुत सस्ते में बेच रहा हूं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑक्शन में इसकी शुरुआती बोली ही कम से कम 1.5 लाख से शुरू होती। जोची को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने कांपती आवाज में दोबारा पूछा, 50,000 लोंगहुआ डॉलर? मैंने शांत होकर कहा, हाँ। क्या तुम पेमेंट करना चाहते हो? जोची ऐसे घबरा गया जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं अपना फैसला बदल न दूं। उसने जल्दी जल्दी अपना फोन निकाला और कांपते हाथों से पेमेंट कोड खोल दिया। ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। फिर उसने उस बड़े बॉक्स को बहुत सावधानी से सीने से लगा लिया और मेरी तरफ गहराई से झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद बॉस, आपने मेरा 10 साल पुराना सपना पूरा कर दिया। अपना सबसे बड़ा खजाना लेकर वह स्टेज से नीचे उतर गया। पूरी भीड़ की आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। पहला चैलेंजर, मिशन पूरा। इसके बाद चैलेंज की रफ्तार और तेज हो गई। एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। दूसरा चैलेंजर एक पढ़े लिखे और बेहद सभ्य दिखने वाले मध्य उम्र के आदमी थे। उनका चैलेंज काफी प्रोफेशनल था। बॉस, ये मैं खगोल विज्ञान का शौकीन हूँ। मुझे एक उल्का पिंड का स्लाइस चाहिए। वह मशहूर मुओन यिनालुस्ता आयरन मेटियोराइट होना चाहिए और उसका वजन 50 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। साथ ही मुझे चीन की किसी अधिकृत थर्ड पार्टी मिनरल टेस्टिंग एजेंसी का सर्टिफिकेट भी चाहिए। लाइव स्ट्रीम में फिर हलचल मच गई। एक और पावर यूजर आ गया। मुओन यिनालुस्ता आयरन मेटियोराइट अपने खास विडमैनस्टैटन पैटर्न के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हर एक टुकड़े का टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है। यह चीज सोने से भी ज्यादा महंगी होती है और असली नकली पहचानना बेहद मुश्किल होता है। ऊपर से सर्टिफिकेट की मांग भी। यह सच में कठिन चुनौती थी, लेकिन मेरा जवाब हमेशा की तरह वही था, मेरे पास है। मैं फिर से पीछे वाले कमरे में गया और थोड़ी देर बाद एक मखमली डिब्बा लेकर वापस आया। जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर अनोखे क्रॉस पैटर्न वाला उल्का पिंड का एक स्लाइस शांतिपूर्वक रखा हुआ था। उसके बगल में नेशनल जियोलॉजिकल टेस्टिंग सेंटर द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट भी था, जिस पर आधिकारिक मुहर और क्यूआर कोड मौजूद था। उस आदमी ने सफेद दस्ताने पहने और अपना मैग्नीफायर निकाला। फिर उसने बहुत ध्यान से उल्का पिंड के पैटर्न की तुलना सर्टिफिकेट में मौजूद फोटो से की। इसके बाद उसने अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन किया और सीधा ऑफिशियल वेरिफिकेशन पेज पर पहुंच गया। सब कुछ पूरी तरह मेल खा रहा था। अविश्वसनीय। यह विडमैनस्टैटन पैटर्न तो बिल्कुल परफेक्ट है। वह आदमी खुद से बुदबुदाया। फिर पूरी तरह संतुष्ट होकर उसने तुरंत पेमेंट कर दिया। तीसरी चैलेंजर एक बेहद शालीन महिला थी। उनकी आवाज में दक्षिणी इलाके की नरम मिठास थी। बॉस, ये मुझे सूजू एम्ब्रॉयडरी का एक तैयार पीस चाहिए। बस स्टॉक में होना चाहिए। ज्यादा मांग नहीं है। सिर्फ असली रेशम से बना होना चाहिए और सिलाई डबल साइड एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए। एक तरफ बिल्ली के बच्चे और तितलियां हों और दूसरी तरफ सौभाग्य और समृद्धि के लिए कोई मछलियां।
मेरे पास है। मैंने सामान के बीच से एक गोल एम्ब्रॉयडरी फ्रेम बाहर निकाला। उसे बेहद कीमती रोजवुड में सावधानी से जड़ा गया था। छिपाओ पहने वह महिला उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। उसने धीरे से अपना रूमाल मुंह पर रख लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। यह मास्टर शेन की फ्री स्टाइल नीडल वर्क है। इन टांकों को देखिए, इसमें जो भावना है उसे महसूस कीजिए। यह निश्चित रूप से उनके रिटायर होने से पहले के शुरुआती कामों में से है। हे भगवान, उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत पेमेंट कर दिया। स्टाफ ने भी उस एम्ब्रॉयडरी को किसी खजाने की तरह बेहद सावधानी से पैक किया। इसके बाद चौथा और पांचवां चैलेंजर स्टेज पर आए और हर बार मेरा जवाब वही था, मेरे पास है। पूरी सुबह दर्जनों चैलेंजर्स अलग अलग तरह की चीजें मांगते रहे। इंडस्ट्रियल पार्ट्स से लेकर दुर्लभ किताबों तक, हस्तशिल्प से लेकर कलेक्टिबल फिगर्स तक, प्रोफेशनल इक्विपमेंट से लेकर रोजमर्रा के सामान तक। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की हर चीज यहाँ मांगी जा रही हो और मैं किसी ऐसे देवता की तरह खड़ा था जो हर समस्या का जवाब दे सकता था, चाहे मांग कितनी भी अजीब हो, कितनी भी मुश्किल हो या कितनी भी असंभव क्यों न लगे। मेरा जवाब हमेशा वही एक साधारण शब्द होता है। फिर मैं पीछे वाले स्टोरेज में जाता और कुछ देर बाद सामान लेकर लौट आता। डील पूरी हो जाती। सब कुछ इतनी आसानी से चल रहा था कि एक पल के लिए भी कोई रुकावट नहीं आई। पता ही नहीं चला कब सूरज ढल गया और रात तेजी से उतरने लगी। ड्रॉ के अनुसार दिन की आखिरी चैलेंजर धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ी। वह एक शांत स्वभाव की युवा लड़की थी। उसने साधारण सी ड्रेस पहन रखी थी और उसके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। बॉस, ये मुझे एक फूल चाहिए। इतनी सी मांग सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। यह आज का सबसे आसान चैलेंज लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उससे पूरा माहौल अचानक बदल गया। मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो आज रात जरूर खिले। उसे आज रात ही खिलना होगा और साथ ही मुझे ऐसा तरीका भी चाहिए जिससे मैं उसके पूरे खिलने की प्रक्रिया रिकॉर्ड कर सकूं और उसे टाइम लैप्स वीडियो में बदल सकूं। उसकी बात खत्म होते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज का असली फाइनल बॉस यह चैलेंज होगा। रात में खिलने वाले सीरियस फूल सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही खिलते हैं। खिलने से लेकर मुरझाने तक सब कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है और सबसे बड़ी बात, यह कोई नहीं बता सकता कि वह आखिर कब खिलेगा। सब कुछ पूरी तरह किस्मत पर निर्भर होता है, इसीलिए इसे पल भर की खिलावट कहा जाता है। भीड़ में तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबको लगा यह लड़की बस मजाक करने आई है, लेकिन सबको चौंकाते हुए इस बार मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा। मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा। मेरी आंखों में पहली बार हल्की सी झिझक दिखाई दी। लड़की भी चुपचाप मुझे देखती रही और उसकी आंखों में जो उम्मीद चमक रही थी वह धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सबको लगा कि पूरे दिन चले चमत्कारों का सिलसिला अब एक उदास अंत के साथ खत्म होने वाला है। लेकिन तभी मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्या संयोग है, मेरे पास सच में एक ऐसा फूल है जो आज रात खिलने वाला है। मेरे हिसाब से वह लगभग अभी खिल सकता है। सबसे ज्यादा संभावना आज रात की ही है। यह सुनते ही लड़की ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद फिर से चमक उठी। मैं एक बार फिर उस रहस्यमयी पीछे वाले कमरे में चला गया और जब वापस लौटा तो मेरे हाथों में एक साधारण सा दिखने वाला गमला था। उसमें एक नाइट ब्लूमिंग सीरियस का पौधा लगा था। उसकी मोटी पत्तियां थीं और एक पत्ती के किनारे हल्के हरे रंग की एक कली लगी हुई थी जो खिलने के बिल्कुल करीब थी। वह देखने में फूल बाजार में मिलने वाले आम पौधों जैसा ही लग रहा था। मैंने गमला धीरे से काउंटर पर रखा, फिर जेब से माचिस के डिब्बे जितना छोटा एक काला बॉक्स निकाला। आपको यह फूल और यह डिवाइस दोनों मिलेंगे। यह एक मिनी टाइम लैप्स कैमरा है। बस इसे मैग्नेट से गमले पर लगा दीजिए। यह अपने आप फोकस कर लेगा और आपके फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप अपने फोन में लाइव रिकॉर्डिंग और आखिर में पूरा टाइम लैप्स वीडियो देख सकेंगे। इस पौधे की कीमत कितनी है? 500। डील। लड़की ने बिना एक पल गंवाए अपने फोन से पेमेंट कर दिया। फिर उसने उस फूल के गमले को बहुत सावधानी से अपनी बाहों में पकड़ लिया, जैसे उसने दुनिया की सारी उम्मीदें उसी में समेट रखी हों। धन्यवाद बॉस, ये सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर उसने गहराई से झुककर मुझे प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने अपनी कहानी के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे को देखकर हर कोई समझ गया था कि इस फूल के पीछे जरूर कोई गहरा कारण छिपा है। आखिरी चैलेंजर के जाने के साथ ही
आज की प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबके दिल अब भी उस खिलने वाले कैक्टस के साथ जुड़े हुए थे। वह इंतजार ऐसा था जैसे कोई अदृश्य हाथ लाखों लोगों के दिलों को कसकर पकड़े हुए हो। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी लोग लगातार सोशल मीडिया रिफ्रेश कर रहे थे। सब उस आखिरी चमत्कारी पल का इंतजार कर रहे थे। जब आखिरी चैलेंजर भी नजरों से ओझल हो गया, तब जाकर पूरे दिन का शोर और उत्साह धीरे धीरे शांत होने लगा। होस्ट की जोशीली आवाज भी धीरे धीरे खत्म हो गई। जो लोग चैलेंज में हिस्सा नहीं ले पाए थे, वे भी भारी मन से वहां से लौटने लगे। मैं काउंटर के पीछे से बाहर निकला और स्ट्रीमिंग उपकरणों के पास जाकर खड़ा हो गया। ठंडे कैमरे की तरफ देखते हुए मैंने हल्की मुस्कान दी, हाथ हिलाया और कहा, कल फिर मिलते हैं। फिर मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। एक पल में स्क्रीन काली हो गई। मौके पर मौजूद पूरी टीम अब अपना उत्साह छिपा नहीं पा रही थी। वे सभी जल्दी जल्दी मेरे आसपास जमा हो गए और बिना सोचे समझे मुझे थम्स अप दिखाने लगे। टूरिज्म बोर्ड के मिस्टर वांग के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी कि उनकी सारी झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं। वह मेरे पास आए और मेरे कंधे पर जोर से हाथ रखा। उनकी आंखों में तारीफ और जिज्ञासा दोनों भरी हुई थीं। बहुत बढ़िया लड़के, सच में कमाल कर दिया तुमने। लेकिन पूरा दिन देखने के बाद मैंने एक बात नोटिस की है। वांग थोड़ा और करीब आए और धीरे आवाज में बोले, जहां तक मुझे पता है, आज तुमने जो खजाने जैसी चीजें बेची, उनकी कीमत बाजार से काफी कम थी। उदाहरण के लिए वही लेगो सेट। मैंने पास खड़े एक युवा एक्सपर्ट से सुना कि उसकी कीमत कम से कम 50,000 युआन है और तुमने उसे बेहद सस्ते में बेच दिया। फिर वह सूझू एम्ब्रॉयडरी वाला पीस, किसी मास्टर का काम सिर्फ 1 लाख युआन में खरीद लिया गया। यह तो लगभग मुफ्त में देने जैसा था। तो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बस रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। मिस्टर वांग, आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे महंगा विज्ञापन कैसा होता है? सबसे महंगा विज्ञापन? हाँ, वह टाइम्स स्क्वायर वाले विज्ञापन नहीं होते और न ही स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के करोड़ों वाले विज्ञापन। सबसे महंगे विज्ञापन वे होते हैं जिन्हें कोई देख ही नहीं पाता। मैं चाहे जितना पैसा खर्च करूं, अगर मैं अपने असली ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाया तो सब बेकार है। लेकिन आज मैंने जो भी चीजें बेची, वे खुद एक जिंदा विज्ञापन बन गईं। वह लेगो वाला लड़का आज की कहानी अपने जानने वाले हर इंसान को सुनाएगा और वह एम्ब्रॉयडरी खरीदने वाली महिला उस पीस को सबसे खास जगह पर सजा कर रखेगी और हर आने वाले को दिखाएगी। और बदले में मुझे क्या मिला? लोगों की सच्ची तारीफ और असली वर्ड ऑफ माउथ। ऐसा असर कोई भी कमर्शियल विज्ञापन कभी नहीं बना सकता। इसे कहते हैं लंबा खेल खेलना। वांग जोर से हंस पड़े। लगता है हमारा यांगचेंग अब सच में एक असली ड्रैगन पैदा करने वाला है। लेकिन जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तब ऐसा तो नहीं कि हमारा यांगचेंग छोड़कर चले जाओगे। हमारा यह छोटा सा शहर तुम्हें यूं आसानी से जाने नहीं देगा। मैं हल्का सा हंसा, फिर एक उंगली उठाकर हवा में एक बहुत बड़ा गोला खींचा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यांगचेंग उस गोले को कितना सहारा दे सकता है। वांग एक पल के लिए चुप रह गए, लेकिन अगले ही सेकंड उन्हें मेरी बात पूरी तरह समझ आ गई। मुझे सिर्फ एक दुकान नहीं चाहिए थी, मुझे अपना इलाका चाहिए था, अपने बिजनेस साम्राज्य का एक हिस्सा। वांग तुरंत जोश में आ गए। उन्होंने अपने सीने पर हाथ मारा और जोर से हंस पड़े। कोई समस्या नहीं, जब तक तुम हमारे शहर में समृद्धि लाते रहोगे और इसे आगे बढ़ाते रहोगे, तब तक सब मुमकिन है। सिर्फ पुराना जिला ही नहीं, अगर तुम्हें ईस्ट सिटी वाला प्लॉट भी चाहिए, तो मैं वह भी तुम्हारे लिए दिलवा दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। वांग के इस वादे को सुनकर मैं संतुष्ट होकर मुस्कुरा दिया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ में आ चुका था। गाइस, वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अरे रुको रुको भाई, कहाँ भाग रहे हो? मैंने देखा आप सबकी थाली में सिर्फ दाल चावल और मैगी चल रही है। रोज रोज ये डिप्रेशन देख के मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने सोचा आप सबको एक एक फ्री बिरयानी +1 महीने का जोमैटो प्रो दिला दूं, क्योंकि हमारे लू चेन स्टोर में तो सब कुछ मिलता है भाई। इसीलिए मैंने लू चेन को पर्सनली मैसेज किया, पर वो बोल रहा है, अगर ये नल्ले भूखे लोगों को बिरयानी और गर्लफ्रेंड चाहिए तो पहले वीडियो को हाइप प्लस कमेंट करो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई, ये बात मैंने नहीं, लू चेन ने कही है। उसे गाली दो, मुझे मत देना। और हाँ, मुझे कल सुबह तक इस वीडियो में 20,000 आवर हाइप चाहिए। कमेंट में लिखो बिरयानी चाहिए लू चेन और अपने 5 भूखे दोस्तों को टैग करो।